टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना आगा और आप सबको मुस्कुराती मॉर्निंग में हमारी तरफ से वेलकम। आज सबसे पहली ख़बर हमारे पास टूरिज़म के हवाले से है। जिस तरह हमने कुछ दिनों से पाकिस्तान की टूरिज़म के हवाले से कुछ ख़बरें आपको बताई, आज पहली ख़बर ये है कि जिस तरह हम जानते हैं 2021 अप्रैल को एक इस्लामाबाद में एक ऐसी साइट का इनाग्रेशन किया गया जो कि बुद्धिज़्म के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता है और बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनके लिए एक एसोसिएशन है उस जगह में। बेसिकली मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद में मुकीम मार्गला हिल्स के अकब में जो जगह है शाह अलादिता केव यानी कि शाह अलादिता गार, वहाँ पर बुद्धिस्ट के लिए एक जगह जो इनाग्रेट की गई वो जापानी सफ़ीर की तरफ से की गई और वो वहाँ पर आए। उनको बहुत खुशी हुई, उन्होंने केयर टेकर से बात की, उन्होंने उसका विज़िट किया और उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए पाकिस्तान के हवाले से। एक तो उन्होंने बुद्धिज़्म के हवाले से इसके ऊपर काफ़ी बात की कि बुद्धिस्ट के लिए ये बहुत अच्छी जगह है और इसको बुद्धिज़्म के लिए फ़रोग़ देना चाहिए और इसकी सख्त ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है बिज़नेस के लिए और बिज़नेस के साथ साथ टूरिज़्म दोनों के लिए सेफ़ है और उन्होंने कुछ टूरिज़्म के हवाले से गाइडलाइंस को भी पाकिस्तान के लिए ओवरव्यू करवाने की बात की और उन्होंने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रिमार्क्स दिए। जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, गंदारा आर्ट भी पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड है और हमारी अपनी सिंध की सिविलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जहाँ पर हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा हमें एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है कि हमारे मुल्क से रिलेटेड ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कि अपने मुल्क में टूरिज़्म हम कैसे बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए हमें भी कुछ अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक मुजस्मा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर पंजाब में लगा हुआ था और वहाँ पर उनकी ऐनक थी, ऐनक को चुरा लिया गया। ये हमारी वैल्यूज़ जो कि हमें सुधारने की सख्त ज़रूरत है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फादर ऑफ़ द नेशन, यानी हम उनके मुजस्मे को हाथ कैसे लगा रहे हैं, उनकी आइना कैसे चुरा रहे हैं, ये सब हमारी छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं जो कि लेटर ऑन एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। सियालकोट का सानिया हुआ, हम सब के दिल खून के आंसू रोया और हमारा पाकिस्तान का नाम ख़राब किया गया। लेकिन वहाँ उस इतने बड़े भरे मजमे में एक अदनान मलिक भी मौजूद था जिसको ज़रूर तमगा शुजात दिया जाएगा और तमगा शुजात उनको उनकी बहादुरी के ऊपर दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद थे और एक गलत एक्ट में मुलविस थे। ऑल ऑफ अ सडन एक बंदा था जो कि एक श्रीलंकन मैनेजर को डिफेंड कर रहा था। इस तरह हमें और भी अदनान मलिक की ज़रूरत है। जी वर्दा जी, सबसे पहले तो मैं अपने अंदाज़ में हमारे तमाम व्यूवर्स को जो है वो कहना चाहूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सबको एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहाँ सॉरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह इतनी सारी खबरें हमने सुनी। इससे पहले मुझे ये बताइए कैसा गया आप सबका वीकेंड? आपका वीकेंड कैसा गुजरा अलवीना, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। वीकेंड कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा रहा, मेरा भी वीकेंड बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और फिर आज हफ्ते का पहला दिन, एक नई सुबह, डेली हम अपने रूटीन पे और रोज़ाना हम आपसे जो है वो बराह रास्त मुलाकात करेंगे। मैं इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ क्योंकि मेरी कोशिश होती है, बल्कि हम सब की, कि हम जो भी लेटेस्ट ख़बरें हैं जो ट्रेंड में चल रहा है आजकल वो आपके साथ शेयर करें। जैसे कि आपने देखा कि अलवीना ने कुछ ख़बरें आपके साथ जो हैं वो शेयर करी, तो मैं भी साथ साथ आपको कुछ बताती चलूँ कि ये सब बहुत आजकल जो है ये ट्रेंडिंग में है, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो, कि 14 मंजिला एक शानदार क्रूज़, 14 मंजिला क्रूज़ जिसका नाम है कोस्टा रोमांटिका, वो ये देखें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जनाब। ये अब रद्दी के भाव जो है वो फ़रोख्त किया जाएगा क्योंकि हमारी जो आप कह सकते हैं कि बंदरगाह है, हमारी कराची की सबसे बड़ी बंदरगाह, अनफॉर्चुनेटली उस पर इसको पार्क करने की जगह नहीं है। जबकि इसके नए मालिक का, क्रूज़ के नए मालिक का कहना है कि ये जो है तफरी लोगों को हमारे मुल्क में तफरी फ्राहम करने के लिए या फिर होटलिंग के लिए या फिर आप कह सकते हैं सयाहत के तौर पे इसको फ़रोग़ दे सकती है, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रह सकती है। लेकिन चूँकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम इस एक जायंट क्रूज़ को पार कर सकें, तो इसको जो है वो
तोड़ दिया जाएगा। वैसे तो ये आई ही रद्दी के भाव ही इसको ख़रीदा गया था इसके नए मालिक के थ्रू, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए ही यहाँ पे कराची लाया गया था। लेकिन जब इसका जायज़ा लिया गया प्रॉपर तौर पे, तो फिर उन्होंने अपना इरादा जो है वो बदल दिया। उन्होंने कहा क्यों ना इसको एक सयाहत के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाए। लेकिन चूँकि ये नहीं हो सकता, तो फ़िलहाल ये गडानी जो है, ये जहाज़, ये जाइंट शिप जो है, ये गडानी पहुंच चुकी है टूटने के लिए ब्रेकिंग यार्ड पे, यहाँ पे शिप तोड़े जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये शिप तोड़ा जाता है या फिर कराची वालों के लिए एक नया तफरीही जो है मुकाम स्पॉट बनाया जाता है। ये देखेंगे। आपको क्या लगता है अलवीना? देखिए, ये तो अथॉरिटीज़ जानती हैं बेहतर, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने ये डिसीजंस लेने होते हैं। लेकिन हम अपनी एक एडवाइस कर सकते हैं कि जहाँ पर ये तोड़ फोड़ की बात करें, उससे बेहतर है कि इसको ज़रूरी नहीं है कुछ हाई इन्वेस्टमेंट लगा कर इसको खर्च किया जाए या इसको बनाया जाए। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई फॉर इंस्टेंस रेस्टोरेंट बना लिया उन्होंने, या जिस तरह वो इस किस्म का रेस्टोरेंट है कि जहाँ पर लोग कोई स्पेसिफिक व्यू इंजॉय कर रहे हैं, इस तरह भी हो सकता है। अब बात तो वही आ जाती है ना जनाब, कि जगह नहीं है हमारे पास पार्क करने की, तो हम दुआ कर सकते हैं कि देखें जो हो बेहतर हो। और अगर ये कोई एक स्पॉट बन जाएगा सयाहत का, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और जनाब, आज साथ साथ हमारे शो में है बहुत कुछ आपके लिए। फिटनेस के सेगमेंट में होंगे हमारे साथ योगी वजाहत, से हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर पे, और साथ साथ हमारी और आपकी सबकी फेवरेट बिल्किस आपा मौजूद होंगी, जो कि बताएंगी हमें कुछ रेमेडी डैंड्रफ के लिए, कि अगर आपको डैंड्रफ हो जाए, और जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, आर्टिस्ट भी यही बात कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, मैं क्या करूं। तो बस फिर आप हमारा शो देखिए और बिल्किस आपका जो टोटका बताती हैं आपको वो इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको जरूर सुन लिया फायदा तुमने होगा। बहुत ज़्यादा। और साथ साथ हमारा सेगमेंट है दिल की बात, जहां हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे धोखे की, चीटिंग की, कि जब हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो क्यों करते हैं और सामने वाले को कैसा लगता है। इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Once again, welcome back after the break and a very good morning। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे योगी वजाहत साहब, जिनसे हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर्स पे, यानी कि कंधों की अकड़न पे। इसकी क्या वजह है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो बताएंगे हमें योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का मौजू है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब मेडिकल साइंसेस की हम बात करते हैं तो लोग वहाँ पर जब भी जाते हैं डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करने के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो वो बेचारे हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। अच्छा, ज़रा ये भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ कि इसकी क्लैरिटी हो, कि पर्टिकुलरली फ्रोजन शोल्डर्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं, वो सिर्फ शोल्डर्स के हवाले से है या फिर हमारे पूरे आर्म्स के हवाले से भी, क्योंकि कुछ लोग के सिर्फ आर्म्स पर्टिकुलरली बहुत अकड़ जाते हैं, तो हम पर्टिकुलरली किसकी बात करें? पहले तो बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बेनता पेनफुल हो जाता है जब इंसान इसमें आए तो उसको समझ नहीं आता है। तो ये दरबत है जो आपका टूल जो काम करने का है वो इक्विपमेंट रुक जाए। कभी कभी होता है कि सो के उठे और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखिए, इसकी वजूहात तो अभी तक मेडिकल में हमें नहीं पता कि क्यों हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादा अलामतों के साथ मुंसलिक है उसमें डायबिटिक नैरोपैथी एक बहुत बड़ी वजह है। किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसको फ्रोजन शोल्डर जल्दी हो सकता है, क्योंकि उसके मसल्स और जो बोन हैं उसमें इफेक्ट आ रहा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जा रही होती है, इलास्टिसिटी जा रही होती है। देखिए, एडिसिव कैप्सुलाइटिस इसको कहते हैं मेडिकल साइंस में, हम आम जबान में इसको कांधे की अकड़न कहते हैं। इसमें तमाम वो जॉइंट्स, मसल्स और लिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमारी इस साइड पे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो शोल्डर है उसका ऊपर एक हिस्सा इस तरह और नीचे का कैप्सूल है, एक बॉल है। जब इसके दरमियान मूवमेंट रुक जाए और इस कैप्सूल में जो लिक्विड है वो ज़रा थोड़ा सॉलिड हो जाए, वर्म आ जाए, तो फिर इसकी रेंज ऑफ मोशन खत्म हो जाती है। यानी ये हाथ मेरा ऊपर जा रहा था, अब ये जाने से पहले अकड़ रहा है। ये तो अभी तो देखें ना, ये शोल्डर ऊपर नहीं जा रहा मेरा, लेकिन जब फ्रोजन शोल्डर होगा तो मैं जब करूंगा तो पहले मेरा ये शोल्डर ऊपर जाएगा, क्योंकि लॉक हो चुका है। पहले ये यूं मूव कर रहा था, अब ये यूं मूव कर रहा है। अब इसकी वजूहात जो हैं, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ वजूहात ये हैं कि
आप उस हिस्से को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। मसलन ये मोबाइल की हालत है, हो सकता है इसको बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें तो भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा लाइट फ्लेक्सिबल रखना है, या फिर अपनी बॉडी को जो है फिजिकल एक्टिविटीज में ना रखें। ऑफ कोर्स पेनफुल होता है, लेकिन ये बड़ा यूनिक है। जिस तरह अचानक होता है इस तरह अचानक खत्म भी हो जाता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन 2 महीने से लेकर 2 साल तक भी हो अच्छा सकता है। योगी वजाहत, ये जो शोल्डर्स और ये आर्म्स है यानी ये दोनों का डिफरेंट प्रॉब्लम है या को रिलेट करता है? हम सिर्फ इस हिस्से की बात हम सिर्फ ठीक है, shoulders की बात यानी हमने भी इसकी नहीं, बात फॉर इंस्टेंस अगर किसी पेशेंट को पर्टिकुलरली उसके आर्म्स में दर्द है तो इट मींस कि वो आर्म्स का ही दर्द है, वो शोल्डर से एसोसिएटेड नहीं है, ये दो अलग प्रॉब्लम्स है। अगर वो इस रीजन का नहीं है, इसमें बैक मसल्स भी इन्वॉल्व हुआ, नेक मसल्स भी इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें जरा कंफ्यूजन होती है कि देखिए, क्या ये शोल्डर्स उनके अफेक्टेड हैं या उनके आर्म्स अफेक्टेड हैं। 2 वजूहात होंगी। एक तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उंगलियां दर्द करती हैं। अच्छा, अब इसको तो हम ऊपर नहीं लेके जा रहे, तो हम इस रीजन की बात करेंगे। कलाई का दर्द हो, रिस्ट, तो उसका अलग पेन है। इसी तरह आप Elbow अगर तक हो एल्बो अगर। में आएंगे तो जैसे आपने सुना होगा जी एल्बो हो जाता है लोगों को, बहुत सारा टेनिस एल्बो हो गई, तो वो एल्बो की बात करते हैं, शोल्डर की नहीं करते। अब इससे ऊपर आएंगे तो फिर हम शोल्डर पे आएंगे, वो इससे नीचे नहीं आता। यानी जिसको शोल्डर हो जाए उसका हाथ सीधा। अगर किसी को पर्टिकुलरली सिर्फ इतने पोर्शन में दर्द है तो ये अब ये कंफ्यूजन उसको अगर है कि क्या ये यहाँ पर आर्म्स में है या ये शोल्डर में। कई वजूहत हैं। बाज़ हालतों में जब सर्वाइकल हो रहा हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, तब भी हम महसूस करते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, और वो पूरा हाथ भी सुन्न हो जाता है। दर्द होना अलग है, सुन्न होना अलग है, हर चीज़ की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। और सर्वाइकल में तो पूरा हाथ भी जो है वो दर्द करता है। अच्छा। और सुन्न हो जाता है, बड़ा तकलीफ होती है यहाँ पे स्पेशली। मैं क्योंकि बात सिर्फ फ्रोजन शोल्डर की कर रहा हूँ, तो एक तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो बेटा, कोई भी चीज़ जो आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या तो आपके घर में बेकार है अच्छा, या उसकी कदर व कीमत आपको नहीं पता, सही। या फिर ये कि आप कहीं से ले आए हैं, वो है नहीं, आपको बिलोंग ही नहीं करती। इंसानी जिस्म भी ऐसे ही है। सही। हाँ, अल्लाह ताला ने नमाज में आप देखें ना, हम जब रुकू सुजूद करते हैं तो हमारे हाल जो हैं वो कैसे एक्टिव होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पे हम ये नहीं करते। योगा में 84,000 पोज हैं, 84,000 पोजेज हैं, फिजिकल पोज। अच्छा, पूरी ज़िंदगी में पता एक आदमी कितना गुजारता होगा पोजेस? 30। 30 से ज़्यादा पोज नहीं करता वो। भाई वो खड़ा होता है, बैठ जाता है, आगे झुकता है, पीछे झुकता है, साइड झुकता है, घूम जाता है, यही पोज है ना। सही। बहुत से बहुत 30। और पोजेस कितने बनते हैं? 84,000। तो इसका मतलब है कि हम उस जिस्म को सही इस्तेमाल नहीं करने की नेमत हमें दी गई है। वजह से मुझे ये बताइएगा कि हम जब बात कर रहे थे फ्रोजन शोल्डर्स की, तो ये कहते हैं कि अगर ये हो जाता है, आप सही टाइम पे इसको आइडेंटिफाई ना कर पाएँ या ट्रीटमेंट ना कर पाएँ, तो उसको सही होने में 2 साल 3 साल तक का अर्सा लग सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको फ्रोजन शोल्डर का मसला है अगर ये प्रोलॉन्ग हो गया है आपके साथ? तो देखो बेटा, कोई भी चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं टेलीविजन में बैठ के, वो रिप्लेसमेंट नहीं है किसी भी डॉक्टर की। ट्रू। आपको डॉक्टर के पास जाना है, लाजमी जाना है, जीपी के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना है। वो एग्जामिन करेगा, वो आपको एडवांस आगे भेज देगा किसी भी स्पेशलिस्ट के पास। लेकिन ये जो मसला है, ये ज़्यादा स्पेशलिस्ट भी फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजेगा जो उसकी एक्सरसाइज कराएगा। एक्सरसाइज करना है। क्योंकि ये मेरी फील्ड भी है एक्सरसाइज, और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो मेरा तो काम ही ऑर्थोपेडिक है। मैं फ्रोजन शोल्डर, नेक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, साइटिका नहीं देखता हूँ। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, याहिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। Good थैंक्स फॉर morning, कॉलिंग Yahya. वंस अगेन एंड वी वर वेटिंग फॉर योर कॉल याया। थैंक यू सो मच। बहुत दादा को मेरा सलाम हो। दादा से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और इनको दादा मैं इसलिए कहता हूँ कि दादा हैं एक्चुअल में। अच्छा, मेरा देखिए, एक तो आपने जो वर्कअप सुबह क्रूज का दिखा दिया, तो आपने मुझे टेम्प्ट कर दिया। आई हैव टू गो गडानी टू सी दैट। मुझे देखना पड़ेगा अब जाके, आपने इतना टेम्पटेशन दे दिया मुझे। आप जरूर जाके देखिएगा। आई होप अथॉरिटीज भी कोई एक एक्शन लेंगी और उसको स्क्रैप ना करें, ये दुआ है। I know Alina that you have the good ideas for it. और अच्छा, दादा से मुझे सवाल ये करना, एक तो सवाल ये मेरा कि दादा ये बताइए कि सबसे पहले जो हम योगा करते हैं, इसका राइट टाइम क्या है? और इज देयर अ गुड, यानी गार्डन्स पे करना या खुली स्पेस में करना या पौधों के दरमियान करना, ये फायदेमंद है? दूसरी बात है कि आदमी अगर स्ट्रेस में होता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है, उसके इर्द गिर्द कोई लोग उसको सपोर्ट करने वाले नहीं होते, तो क्या कोई एक्सरसाइज, ऐसा एक मराकबा बता सकते हैं जिससे दिल को सुकून मिले? गुड। चलें, थैंक यू सो मच याया, you, बहुत बहुत याया। शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और ये हमारे रेगुलर कॉलर हैं कराची से, जो कि हमें अक्सर कॉल करते रहते हैं। उनके सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हाँ बिल्कुल, और जब ये दादा कहते हैं
तो वो काबिल एहतराम वाला दादा कहते हैं। जी जी, वो डॉन वाला गली नहीं वाला कहते। नहीं। मेरा ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर। सही। देखिए, वक्त तो कोई भी हो सकता है योगा के लिए, लेकिन खाली पेट योगा ज़्यादा मुनासिब माना जाता है। नाश्ते से पहले कर लें, फ़ौरन नाश्ते के बाद ना करें। गो के योगा में एक पोज है वज्रासन, जो खाना खाते वक्त भी किया जा सकता है, यानी उस हालत में बैठ के आप खाना खा सकते हैं, पालती मार के जैसे बैठते हैं, या जो और भी ये योगा ही की पोज है ना, इस तरह वज्रासन एक है जिसमें बिल्कुल ऐसे जैसे अत्तहियात में बैठते हैं। ठीक। अच्छा, वो पोज बहुत माना जाता है खाने के लिए। बेशक इसमें खुली फजा में करें, पौधों के पास करें तो बहुत अच्छा है, गार्डन एरिया में ज़्यादा अच्छा हो, बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको नहीं है वो खुली खिड़की को खोल लें, फ्लैट में आप खिड़की खोल के कर लें जहाँ वेंटिलेशन होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप गहरी ये ज़रा इसको कंटिन्यू कीजिएगा याया के आंसर को, मज़ीद और एलैबोरेट कीजिएगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे थे फ्रोजन शोल्डर की, हम उस पर बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भी हम ले लेंगे। याया की कॉल आई थी तो उन्होंने सवाल किया था, तो उसको आप जरा इलैबोरेट हाँ, लेकिन मैं उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, कुछ बताना चाहूँगी जो आप सबके साथ ही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह से एक ऑर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है एक बच्चे का, जिसने पहली बार अपनी आँखों से दुनिया को देखा है, और उस बच्चे के जो एक्सप्रेशंस हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ ये वीडियो प्ले कीजिए ताकि आप लोग भी देखें। क्या खूबसूरत लम्हा है ये उन माँ बाप के लिए कि सब मेरे से बात नहीं हो रही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जी। कि उन माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात है कि जिसकी औलाद ने उनको अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। योगी वजाहत भी बहुत इमोशनल हो गए हैं और बहुत कंट्रोल करके करना पड़ता है शो जब इस किस्म के मौज़ूआत हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो फिर अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आंसू निकल आए इसके तो बहुत ज़्यादा झेलते हैं हम ये बात, बहुत कंट्रोल करना सीख रही हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा और फीलिंग्स हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं, और जब आप एक माँ और एक बाप होते हैं तो ये दर्द चाहे कुछ भी हो, और सबसे बड़ी बात महसूस करते ये हैं। प्यारा सा मासूम सा बच्चा जो उसके चेहरे के ऊपर खुशी आई है और जो उसकी मुस्कुराहट थी, वो इस बात की निशानदेही करती है कि हम कितने नाशुक्र हैं। अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं और क्या हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है? हमारी तो कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ने मुझे मेहरान क्यों दे दी, मेरे पास BMW क्यों नहीं है, मेरे पास अल्लाह ने मुझे क्यों ये नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन दिया, आईफोन क्यों नहीं दिया। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम बहनों से, अपने भाइयों से, हमारी माँओं से, जो हमारी दादियाँ हैं, हमारी माएँ हैं, कि आप जब भी औलाद के ख्वाहिशमंद हों आप दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजे, लेकिन साथ साथ ये अल्फाज ज़रूर अदा करें कि अल्लाह ताला हमें औलाद सही और सालिम दे, तमाम अज़ा के साथ दे, और उसकी उम्र दराज करे, लंबी उम्र के साथ औलाद से नवाजे। ये दुआ छोटी सी ज़रूर करें, ये ना कहें कि मुझे बेटा दे या बेटी दे। तो जनाब अल्लाह ताला तमाम लोगों से करती हूँ कि आप ये दुआ ज़रूर किया करें कि सही सलामत आपका बच्चा हो, वरना अगर स्पेशल चाइल्ड आपका हो जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी उस बेचारे मासूम को देख देख के आप भी अंदर से ख़त्म होते रहेंगे और बहुत ही आजमाइश बड़ी आ जाएगी। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। तो बैक टू टॉपिक वजाहत साहब जी, अब आप हमें कुछ बताएंगे। आफ्टर मेकिंग यू इमोशनल और ख़ुद भी अपने आप को कंट्रोल करके हमने आपको इमोशनल कर दिया। बाप हूँ, दादा हूँ, जब मेरी पोती हुई तो वो भी उस वक्त पैदाइश के फ़ौरन बाद क्राइसिस में चली गई, थोड़ी प्रॉब्लम हुई और एक हफ्ते हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लेकिन वहाँ पे जब हम खुद रहे एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो वहाँ बच्चों के साथ और भी बच्चे थे, उनको देख देख के तो हमें लगा कि हमने दुनिया को उस तरह देखा ही नहीं। हमारे हाथ पैर हैं, हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है। हमारे जिस्म के एक एक आज़ा की अगर कीमत लगाई जाए तो मैं इस वक्त करोड़ों का बैठा हूँ। बिल्कुल यही बात, और मैं कहता हूँ मैं गरीब हूँ। मैं कहाँ का गरीब हूँ? मुझे पता ही नहीं कि मेरे असासे क्या हैं, मेरे एसेट्स क्या हैं। और ये जो बच्चा है उसकी जो मुस्कुराहट थी जब पहली बार देखने कमाल की। अच्छा जी, एक बहन मौजूद है हमारे साथ कॉल पे, निदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खुशाब से। अस्सलाम वालेकुम निदा। जी मैंने वेबसाइट से एक बात अम्मी के लिए पूछी है, पूछ सकती हूँ? निदा आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरी बहन, थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज़, सवाल पूछिए। जी मैंने अम्मी के लिए ना
वजाज भाई से ना पूछना है। जी बेटा। तो उनके ना उन्हें एक टाइम पर स्ट्रोक हुआ था, तो उसके बाद से वो वैसे बचपन है, लेकिन हाथ पैर हिलाती रहती थी, उससे बैठ जाती थी खुद से भी, और लेकिन ये था कि बकायदा खड़ी नहीं हो पाती। तो अब ये है कि उनका जो सीधा हाथ है ना, वो पहले स्ट्रगलिंग करता था स्ट्रोक से पहले ही, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता ना इनका हाथ बाजू पूरा जो है ना वो मूव नहीं करता, बहुत कम मूव करता है, और जो हाथ है ना वो पूरा मुट्ठी की शक्ल में आ गया है, उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ गई हैं। तो वो हम खोलने की कोशिश इतना जोर से नहीं करते ना, हल्के हल्के से उनके वो करते हैं, तो वो लेकिन कोई अच्छा तरीका नहीं बन रहा। तेलों की मालिश और ये वो आयुर्वेदिक तेल से और ये दूसरे सब करके देखती है ना, तो वो नहीं हो रहा, उससे कोई भी फायदा। इनके लिए कुछ बताएं कि कैसे करें। वो फिर से बेड पर लेने की वजह से उनको कब्ज भी रहता है, और इस वजह से भी वो ना ऐसे थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो ये पूछना था कि उनके लिए कोई ऐसी चीज बता दें जो उनकी ये दोनों मसले हल हो जाए, मैदा भी उनका सेट है और ये भी हो जाए, क्योंकि मैं उनको फाइबर वाले खाने देती हूँ, मैं उनका पानी का भी ख्याल रखती हूँ, और उसके लिए उनके पानी पूरा मतलब दिन में 3-4 मरतबा ना थोड़ा थोड़ा करके। माशाल्लाह। तो अब ये मैं पूछना चाह रही हूँ उनके लिए कोई ऐसी चीज कोई ऐसे बता दें कुछ। बिल्कुल चलें, बहुत बहुत बिल्कुल जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया निदा, आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। बिल्कुल, आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी वजाहत साहब। देखो बेटा, बात यह है कि एक नंबर आ रहा होगा, अगर वो देख लें तो मुझे फ़ोन कर दें। मैं एक जुमला कहता हूँ, मेरे ख्याल से बिल्कुल दिल से कहता हूँ, अभी तो वो बिल्कुल सेट है। बच्चे सबके सच्चे साँझे, माँ सबकी साँझे, माँ सबकी साँझे। ठीक है। तो वो जो नंबर आ रहा है उस पर वो मुझे कॉल कर लें, ताकि मैं उनके कुछ तफसीलात पूछ लूँगा। नंबर स्क्रीन पे चल भी रहा है, और आप नोट डाउन कर लीजिए निदा। मैं इस प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ जी, आप मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपकी वालदा के लिए एक तेल मेरी तरफ से तोहफ़तन आपको चला जाएगा। ये फालिज के लोगों के लिए हम वैसे भी देते हैं, ठीक है। तो आप उनका मसाज करेंगे, लेकिन आप मुझे कॉल करेंगे मेरे नंबर पे जब शो ख़त्म हो जाएगा और 1-8 घंटे के बाद, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो इस वक्त ना कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह फिर आपसे तफसील लूँगा बेटा, और इंशाल्लाह हम कुछ जो कर अच्छा, मुझे कुछ बताएंगे वजाहत साहब, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए कोई एक्सरसाइज, कोई टिप देखिए जल्दी से कि हमारे पास टाइम। देखिए, मूवमेंट करनी है ना, तो बैठे बैठे ज़रा थोड़ा सा यूँ भी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा यूँ भी कर लेते हैं। और इसको शोल्डर को बेहतर बनाने के लिए अगर आप दोनों उंगलियों को इस तरह करके, वो वाली बात है कि ज़रा थोड़ी सी अंगड़ाई कर ली ना, इसको जितना ऊपर ले जा सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, मेरे ख्याल से स्क्रीन से भी निकल जाऊंगा, तो मैं फ्रेम से ना निकलूं। नहीं, हम मास्टर में ले लेंगे, हाँ, मास्टर में ले लें। ये अंगड़ाई है जी, परिंदे भी तो अंगड़ाई लेते हैं ना। अच्छा, इसी को एडवांस करना हो तो इसको पलट लीजिए। अब इसको, अब ये पूरे के पूरे जैसे आर्म्स की एक्सरसाइज भी हो रही है, पलट दिया आपने, मुट्ठी खोले बगैर, इसको फिर यहाँ ले आइए, फिर यहाँ ले जाइए, फिर यहाँ ले आइए। अच्छा, वजाहत साहब ये भी कहते हैं कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर का मसला है, तो डॉक्टर्स कभी कभी ये भी कहते हैं कि ये हिस्सा जो है वो सुन किया जाता है पूरा, और आपके हाथ को पूरा घुमा दिया जाता है 360 डिग्री, तो ये है ऐसा? बिल्कुल जी, ये थेरेपी है, उसमें फिर हम बेहोश करके खास एंगल से उसको फिर अनलॉक करते हैं, लेकिन ये बड़ा पेनफुल हो सकता है। मैं सोच रही थी, मुझे नहीं, बहुत सिंपल है। इसके लिए एक तरीका हम जो करते हैं कि गर्म पानी लीजिए, उसमें तेसू के फूल, थोड़ा सा लाहौरी नमक, एक जायफल डाल दीजिए, थोड़ी सी मेथी दाना डाल दीजिए, पोटली बांध के, और उस पानी को फिर निथारते रहें, तो उससे ये मसल ज़रा थोड़े खुल जाते हैं, और इसके मसाज भी होता है इसका। लेकिन इसके लिए गायमुख बहुत अच्छा है। गायमुख में गाय का अंदाज, इसमें पीछे से जाके हम हाथ को पकड़ते हैं, ये मसल, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बेहतर रहेगा। मालिश वगैरह भी बेहतर है, मालिश भी रहेगी। इसी तरह गुरुदासन यानी ईगल पोज, ईगल पोज में दोनों हाथों को पलट लीजिए, इस तरह बल दे दीजिए बैठे बैठे, और ये बल आप देते रहेंगे तो भी आप बहुत बेहतरीन इस पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई भी ऐसा स्ट्रेच जिसमें आप हाथ को थोड़ा सा दबा सकें, तो अगर आप कुछ ना करें तो दोनों हाथ को यूँ पकड़ें और इसको पीछे की तरफ ले जाएं, जितना पीछे ले जा सकते हैं। और ये बहुत बहुत शुक्रिया योगी वजाहत प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हुस्न का राज, और हुस्न के राजों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद होती हैं जिनके हुस्न के चर्चे जो है वो हर चैनल पे, हर जगह, हर घर में होते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं मिलके बिल्किस आपा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बिल्किस आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक। बिल्किस आपा, आज हम आपसे बात करेंगे सर्दियों में सबसे अहम मसला होता है। आप पहले मुझे बताइए सर्दियों में सबसे अहम मसला कौन सा होता है? जैसे मौसम बदलता है सबसे पहले उसका असर आता है आपके स्किन पर। आपकी स्किन खिंची खिंची रहती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर में भी डैंड्रफ हो जाती है और आपके पूरी बॉडी जो है ड्राई होने लग जाती है। बिल्किस आपा, दो तरीके से कहा जाता है, एक तो कि जिनका स्कल्प ऑयली रहता है उनके भी डैंड्रफ हो जाती है, उनकी ऑयली डैंड्रफ होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, ड्राई स्किन होती है, उनके भी डैंड्रफ हो जाता है। देखिए बाज़ औक़ात ऑयली स्कल्प होता है, वो भी डैंड्रफ मतलब कि सीबम ज़्यादा आ रहा होता है, वो भी फंगस है। और किसी की ड्राई है, किसी की ऑयली डैंड्रफ तो नहीं कह सकते, डैंड्रफ का मतलब ये है कि आपकी जो है स्किन जो है ना उतर रही है, ठीक है, मगर पानी की बोतल मगर अगर आपकी स्किन, बाद लोगों का ऐसा होता है कि अभी नहाया, अब भी आपके स्किन, आपके बाल स्पेशली ऑयली हो गए, उसमें स्मेल भी होती है। हाँ, उसमें बाद लोगों की सिर्फ यहाँ पर होती है कि ये बहुत ऑयली हो जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना तेल लगा है, वो भी फंगस है। और बाज़ लोगों की तो ऐसा होता है जड़ती रहती है। यानी कि बाल ऑयली होना भी जो है उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो आप अपने बालों से हाथ धो बैठेंगे। बाल दोनों ही जो दोनों कंडीशंस खराब हो, चाहे आपका सिवियर ड्राई हो जाए या फिर आपका जो है ऑयली हो जाए। जी ठीक है, कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 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 हम आपको आवाज सुन नहीं आ रही सकते हैं। मुझे क्लियर। अच्छा ठीक है, क्या आप हमें सुन सकती हैं आप? जी हाँ जी जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जी हम अलमीना और बिल्कुल वरदा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी है मेरी बहन? जी अल्लाह का शुक्र। मिसेस नवीद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी मिसेस और नवीद, क्या सवाल है तो आपका? खैर मैंने तो अलवीना का नाम वर्दा का पूरा नाम रख दिया अमेजिंग वर्दा। तो जब भी मैं अमेजिंग वर्दा बोलूँ तो मुझे पहचान जाया करे। और जब अलवीना साथ में होती हैं फिर तो शो में चार चांद लग जाते हैं। बहुत अच्छी होस्टिंग है आपकी। आप दोनों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद इतना अच्छा शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोग की तारीफ जो है हमारे लिए मोटिवेशन है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आएँ जो ट्रेडिशनल अनफॉर्चुनेटली चल रहा है वैसा ना हो, आप लोग कुछ सीख सकें, एंजॉय भी करें। जी बिल्किस आपा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ उनसे पूछना चाहेंगी या कुछ और बताना चाहेंगी? जी बिल्किस आपा से मुझे सवाल करना था। बेटी है मेरी, 17 ईयर्स एज है उसकी। उसके ना स्किन पे पहले तो पिंपल्स बनते रहे, अब वो दाग नहीं खत्म हो रहे, उसके लिए कुछ बताएं प्लीज। अच्छा, वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। जो दाग है वो एकदम से नहीं जाएंगे। बाज़ औक़ात दाग को बहुत ज़्यादा छेड़ दिया जाए तो वो ज़ख़म की शक्ल इख्तियार कर लेते, फिर गड़े पड़ जाते हैं। आप उसको टाइम दें, आप मतलब कि तकरीबन 3 से 6 महीने लगेंगे। वैसे बनाना पील यानी जो केले का छिलके का अंदर का पार्ट होता है वो लगाएं, उससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अपना टाइम वो लेकर जाएगा, ये याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस नवीद। आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके तारीफ़ करने का हमारी शो की बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शो हमारा पसंद आता है, हमें अच्छा लगता है और हमारा दिन बन जाता है आपकी तारीफ से। जी डॉक्टर बिल्किस, कमिंग बैक टू डैंड्रफ इशू, जिस तरह आपने बताया ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि सिर्फ ड्राइनेस जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत एक्सेस में ऑयल आ रहा है ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा देखिए, दोनों में एक अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। अगर ऑयल आ रहा है तो हम ऑयलिंग नहीं कर सकते, तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर डैंड्रफ है तो उसमें आप ऑयल कर सकते हैं। मतलब आप अपने आप को पहचानें कि जैसे आज अभी आप नहाए हैं, 1 घंटे बाद आपको स्कैल्प ऑयली लग रहा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आप ऑयल नहीं लगा सकते, मगर उसको ट्रीट आपने फिर भी करना है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी जो नीम जो है वो बहुत बेहतरीन होता है, जिनको बहुत ज़्यादा होता है, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल। आप नीम का रस जो है, जिनको बहुत ज़्यादा ऑयल आता हो, तो नीम का रस
सर की जड़ों में आधे से 1 घंटे लगाएं और सादे पानी से यानी कि नीम के पत्ते पीस के लगाएं जी वो ना? बिल्कुल बिल्कुल नीम के पत्ते अच्छा, पीस सिंपल के बॉयल भी कर सकते हैं अगर नीम के पत्तों को धो नहीं, के जो बॉयल कर ले? जो आप पीस के लगाएंगे ना जी। और जो आप बॉईल करके लगाएंगे फर्क दोनों होगा? में फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा? यानी जो पीसने वाला है उसमें ज़्यादा जो है फ़ायदा न्यूट्रिएंट होगा। ज़्यादा होंगे ठीक। और जब आप बॉईल करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स इन्फ्यूजन खत्म हो हो जाएगा, जाएंगे। वो इन्फ्यूज़ड हो जाएगा, उसके सारे न्यूट्रिएंट पानी में आएंगे और आपने काफ़ी देर तक उसको रखना है। तो ठीक है। आपका जो इन्फ्यूजन वाला पानी है वो ज़्यादा होगा, ये जो बिल्कुल डायरेक्ट है ठीक ये है। फ़र्क है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारा मौजू जो कि डैंड्रफ या खुश्की के हवाले से उसको जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और अब बिल्किस आपा हमें बताएंगी कि हम खुश्की से कैसे निजात पा सकते हैं घर बैठे। अच्छा जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि अगर डैंड्रफ बहुत हो रही है तो इंटरनल मेडिकेशन ज़रूर करें, ताकि और जिनको ज़्यादा डैंड्रफ रहती है तो उनको क्या करना चाहिए, नाक में बादाम का तेल लाजमी डालना अच्छा। चाहिए। ये बॉडी डैंड्रफ के लिए भी अच्छा है? हर किस्म, देखिए अगर आपकी स्किन ड्राई है, सही, ड्राइनेस अगर बहुत ज़्यादा है तो आपने नाक में जो है बादाम का तेल लाजमी डालें। और ये 1-2 दिन नहीं, ये तकरीबन आपको करना है 3 महीने तक। और सुबह उठ के अपना नाक जो है वो ज़रूर नीम गर्म पानी से साफ करें। अच्छा, ये ज़बरदस्त आपने पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बताया। अच्छा, जब आपने ये बताया तो क्योंकि ये हमें इस बारे में पहले भी हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत थी, लेकिन हमने रिसर्च इसके ऊपर नहीं की। आपके बताने के बाद जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ कि कितना फ़ायदेमंद है नाफ में जो तेल है। डिफरेंट तेल जो है उनके डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जी बिल्कुल। तो जब अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी ड्राई है तो बादाम आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, अब मैं आपको और बता आपने रही हूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए कैस्टर ऑयल बताया था। कॉन्स्टिपेशन के लिए कैस्टर ऑयल, और इसी तरह अगर आपको एक्जिमा या सोराइसिस है तो फिर नीम का तेल। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक मैं आपको हेयर पैक बनाना बता देती हूँ कि जिससे डैंड्रफ वगैरह ख़त्म होगी। लेकिन जिन एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ दही की जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ लिया है तकरीबन 3 चम्मच दही। इसी में मैं ऐड करती जाऊँगी अंडा। अच्छा, अंडा फुल प्रोटीन है। आपने अंडे की जर्दी या सफ़ेदी नहीं, आपने अंडा पूरा लेना, कंप्लीट अंडा डालना है। कंप्लीट अंडा लेना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है हल्दी भी है, और दूसरी चीज़ ये जो है नाक केसर। जी बिल्कुल, ये आपकी जो है डैंड्रफ को ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। ये हमारी हम बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह जो होता है नेचुरोपैथी में ऑयल में भी डाला जाता है। ये मैंने लिया 1/4 नाक केसर। ये आपको इजीली पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। और पिसी भी मिलेगी? पिसी भी, हाँ बिल्कुल, पिसी भी मिल जाते हैं। सही। अच्छा, ये मैंने लिया है कैम्फर, यानी कि काफूर। सही है। ये 2 तरीके से होती है, एक वॉशरूम वगैरह धोने के लिए, एक एडिबल होती है। जी सही है। तो आपने वही लेना है जो आप जो है इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। अच्छा, यानी ये इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ठीक है। काफूर वैसे एक्सट्रैक्ट है दरख्त का। अच्छा, जैसे हम वरना इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह भी इसको लोग जानते हैं, यानी वो एडिबल नहीं है। वो जो आपकी गोलियों की शेप में गोल गोल मिलती है, एग्जैक्टली वो वाला इस्तेमाल नहीं करना। चकोर वाली जो मिलती है वो होता है ये इस शक्ल में, आपको पंसार से आराम, यानी आपको उनको बताना होगा कि हमें जो है इसको इस्तेमाल करना है एडिबल प्रोसेस के लिए, यानी या तो जो भी। जी। और फिर ये देखिए, ये मैंने इसको देखिए, ये और इसकी पहचान ये है कि जैसे देखिए मैंने कोई कुछ नहीं किया है, आराम से ये देखें मैश हो रहा है यार, आसानी से। कि वो वाली नहीं होती, वो तो घोल हाँ। 1 टीस्पून लिया। अब ये जो आपका हेयर पैक तैयार हो गया, ये आपने सर की जड़ों में लगाना है। और आपने 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया। आपने 3 चम्मच दही लिया, 1 अदद पूरा अंडा लिया, आपने इसमें जड़ी बूटी का नाम मैं भूल गई हूँ, नाक केसर वो लिया आपने, 1/4 टीस्पून ना, और कैम्फर लिया, काफूर लिया जो एडिबल है। हाँ जी, सही। अब क्या किया, अब ये तो आप उसमें भी लगा सकते हैं जिनकी चिकनी, जिसको कहते हैं ना खुश्की है, मतलब ऑयल आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं आप देखते हैं तो उसमें खुश्की भी आ रही है। जैसे जिसकी हमने बात की कि सीबम बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं जिनकी डैंड्रफ ऐसी है जो उतरती
रहती है, किसी की छोटी या कुछ बड़े बड़ी फ्लेकी, बड़े फ्लेकी टाइप्स के भी और निकल रहे जो हाँ, उसमें आपने क्या करना है, जो ऑयल आपको सूट करता हो, जो ऑयल आपको सूट करता हो वो आप डाल देंगे 2 टेबल। में? अभी हाँ, आप कौन सा इसी ऑयल में। डाल रही हैं इसमें? मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है। बिल्किस आपा ये भी कहते हैं ना कि सर्दियों में आपको नारियल का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे डंड्रफ होता है। एग्जैक्टली, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है उससे। अच्छा, कुछ मैं आपको एक बात बताऊं, जो साहिली पट्टी वाले हैं ना, जैसे हम हैं, हमें नारियल का तेल इतना सूट नहीं करेगा, हमें करेगा सरसों का तेल। तभी मतलब फर्क सरसों हमारा का आता तेल, है जब हाँ। हम करते हैं। और नारियल का तेल वैसे बहुत अच्छा है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसको जिसकी सूट ड्राई करता स्किन है ऑलरेडी, तो उसके लिए सर्दियों में। लेकिन अच्छा, ये सरसों भी बहुत अच्छा हाँ, ये भी बता दें, हेयर के लिए तो सरसों बहुत अच्छा है, जिस तरह आप कह रही, खास तौर पे हम साहिली पट्टी वालों के लिए। मैंने लेकिन उसमें देखिए, ये मेरी रिसर्च नहीं, आपकी करेक्ट है, मेरी हाँ। ऑब्जर्वेशन भी ये, पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही रहा है। लेकिन थोड़ा ये भी बता दें, क्या स्किन के लिए अच्छा होगा सर्दियों में भी कोकोनट ऑयल? कोकोनट Virgin ऑयल coconut बहुत oil। अच्छा होता है, अगर आपको सूट करता है आप लगाएं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी, जिनकी ड्राई स्किन होती है वो ट्राई कीजिएगा तिल का तेल और जो है कलौंजी का तेल या सरसों का तेल, बिल्कुल आपको काला नहीं करेगा। हमारा दूसरा सवाल आप लोगों का ये आएगा फेस कि पे लगा के डर फेस पे जाएंगे। लगाएंगे तो काला ऐसा हो तो नहीं कि हमारा रंग काला हो जाएगा। कोई भी तेल लगाकर आप धूप में बैठेंगे तो आपकी स्किन टैन होगी। अगर आप रात को लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अदाकाराएँ हैं जो या तो नारियल का तेल लगाती हैं या सरसों का तेल लगाती हैं। हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते ज़्यादा। बाकी चलते हैं, हमारी कोई और भी आप कुछ बताएंगी? हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगी। अच्छा, दूसरी चीज़, ये तो एक हेयर पैक बन गया। हेयर पैक, अच्छा, हाँ। जिन लोगों को ड्राई है स्कल्प, ड्राई डैंड्रफ है, उसमें आपने ऑयल के साथ इस्तेमाल करना है दही, अंडा और आपने क्या लिया था इसमें, काफूर और नाग केसर। अगर आपको ऑयली डैंड्रफ है तो आपने सिर्फ ये तमाम चीज़ें, 4 चीज़ें मिक्स करके लगाना है बालों की जड़ों में। लेकिन अगर आपको ड्राई डैंड्रफ है तो आपने उसमें जो भी तेल आपको सूट करता है वो तेल आप उसमें शामिल करके इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मिसाल के तौर पे आप दही इस्तेमाल नहीं करना चाहते, दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये प्रोग्राम तो पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है, सही। कश्मीर में भी देखा जा रहा है, वहाँ दही लगाएंगे तो जम जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो वो लोग क्या करेंगे? वो तो लोग उनके क्या लिए आप करें? ऑल्टरनेट बता रहे हैं। ऑल्टरनेट बता रही हूँ, और वैसे भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 2 बता रही हूँ, ये सूट ना करे तो ये कर लीजिएगा। लगाना कितना ये बता देते, तकरीबन 1 घंटे लगा के रखना है। उसके बाद माइल्ड शैम्पू, पहले तो उसको पानी से रिंस करना है, उसके बाद माइल्ड शैम्पू कर लेना। दूसरी जो रेमेडी है, देखिए यहाँ मैंने कॉफ़ी डाली और इसमें मैं 1 चम्मच भर कर जो है हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ ये राई दाना। ये क्या करेगा? ये स्क्रबिंग करेगा। इसको आपने पीसना नहीं है, एज इट इज़ डालना है, ठीक है। और फिर मैं इसमें डालूंगी नाग केसर, इसमें चावलों का आटा, ठीक है, चावल का आटा, और यही बूटी जो है ये आपने नाग केसर, चावल अच्छा, ये आप डाला, लोग नोट चावल डाउन का कर आटा। लें, या तो नाग केसर का नाम, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसका नाम, या फिर आप लोग को यूट्यूब पे दोबारा जाके देखना पड़ेगा, इसलिए बेहतर ये है कि जी अभी से आप बिल्कुल। लोग भी नोट डाउन बिल्किस कर लें। आपा की अगर रेमेडीज़ जो हैं वो आप लोगों से मिस हो जाती हैं डॉक्टर बिल्किस की, तो पाक टोटके के नाम से हमारा जो है वो यूट्यूब पे एक चैनल है, आप वहाँ जाके भी जो है वो देख सकते हैं। इनफैक्ट स्क्रीन पे भी जो है वो लिंक चल रहा है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, देखिए नाग केसर नहीं मिलता वैसे तो आप कमीला पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है, कमीला पाउडर भी डाल सकते हैं, हाँ, नाग केसर भी डाल सकते हैं, दोनों। नाग केसर याद रखना आसान है, हाँ, आप और नागिन से कमीला याद पाउडर रखें। भी बहुत आसान है, ठीक है। आप नाग से भी याद रख सकते हैं। अच्छा, नाग केसर वैसे एक बात बता दूं, वैसे हमारी नेचुरोपैथी में इस्तेमाल होती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, अच्छा। लेकिन वो खुश्की के लिए भी बहुत अच्छी है। इसी तरह कमीला पाउडर भी बहुत अच्छी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स की, इनको मैंने अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं इसमें अंडा मिला लूँगी। ओके, उसके बाद डन, ये रेडी है फिर? Done। चलें जी। उसके बाद ये भी जो है ये आप डैंड्रफ के लिए लगा सकते हैं अगर आप दही और दूध का इस्तेमाल ना करना चाहें तो। और जनाब इसी के साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और हमने आपको 2 सब्स्टिट्यूट बता दिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में हैं तो आप उसको अवॉइड करके ये वाला प्रोसीजर अपना सकते हैं। वी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक।
वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी रेमेडीज़ भी बताई जिनसे हम जो है डैंड्रफ से, खुश्की से निजात जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगी, जो लास्ट अभी आपने रेमेडी बताई, मैं चाहूँगी क्विकली आप उसको रिपीट कर दें कि आपने उसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल किया, 1 चम्मच भर के हल्दी लिया आपने, कॉफ़ी, चावल का आटा, हल्दी, नाग केसर, हाँ नाग केसर या कमीला पाउडर, कमीला पाउडर आपको जो लेना है, आपको जो मिले अवेलेबल हो आप डाल सकते, और अंडा। लेकिन नाग केसर को जिस तरह मैंने पीसा है, पाउडर बनाया है, वैसे नहीं तो आप कमीला पाउडर ले सकते। और उसमें फिर आपने 1 अदद अंडा शामिल किया, उसको फेंट के आप जड़ों में लगाना, इसको सिर्फ जड़ों में इस्तेमाल करना है। सिर्फ जड़ों में आपने लगाना है। नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं, उसके बाद हल्का सा सिरका जो है पानी में डालें, नीम गर्म पानी में, ताकि निकल जाए। अच्छा, इसमें हमने राई दाना भी डाला था स्क्रबिंग के लिए, स्क्रबिंग करने, ताकि वो जो एक लेयर बन जाती है डैंड्रफ की, जो लेयर होती है जमी जिसे हम कहते हैं, पपड़ी टाइप की हो जाती है, और राई में थोड़ा सा तेल भी होता है, वो भी आ जाएगा। ये बिल्किस आपका सर्दियों में अक्सर सर में खारिश हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है नॉर्मली भी, तो ऐसा क्यों होता है? आपकी स्कल्प ड्राई हो रही होती है, तो जब भी हो रही थी, तो जो सेकंड वाला बताया ना, वो हफ्ते में 2 बार लगाना शुरू करें, इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़, चुकंदर का पानी, चुकंदर के पत्ते आपके बाल लाने में अच्छे होते हैं, और चुकंदर के पानी से सर में जुएं भी खत्म होंगी और बिला वजह की खारिश भी खत्म होगी। चुकंदर को इन्हें पेस्ट बना से आपने लीव्स का भी जिक्र किया, लीव जी का जो जूस है वो गंजपन के लिए। ओह अच्छा। और चुकंदर का जो जूस है, अच्छा जूस कभी भी आप, जैसे हम गाजर का जूस निकालते हैं, सेब का जूस निकालते हैं, वैसे ही जो निकालना है, जूसर पानी से। डाल के नहीं, ब्लेंड पानी डाल के होता है ना, लोग ब्लेंड कर लेते हैं। नहीं वो नहीं। अच्छा, यानी जिस तरह हम लोग सेब का या गाजर का जूस निकालते हैं, उस तरह सिर्फ एक्सट्रैक्ट चाहिए, उसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट चाहिए। वो आप रोजाना लगाने लगे, आपके बाल काले रहेंगे, आपके बाल बड़े अच्छा कलर हो जाएगा। अच्छा। और अभी तो ये मौसम है कि आप उसको स्प्रे बॉटल में डाल के रोज लगाएं। और बच्चे जो है ना, देखिए आप लोग बच्चों को पता नहीं क्या जुएं मारने के लिए क्या क्या केमिकल इस्तेमाल करते हैं, ना करें। आप मेरे कहने पे सिर्फ चुकंदर का जूस लगा कर देखें, एक सर में जू नहीं रहेगी। और लीखे तो आपको निकालनी पड़ेगी, जो है उसको निकालनी पड़ेगी। सही, क्योंकि यूजली कहते हैं ना कि लीखे रह जाती हैं, जुएं तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन लीखे जो है वो जान नहीं छोड़ती उसके लिए आप मतलब आधा घंटा अपने बच्चों को दें, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये होता है कि वो जो लीखे अंडे ही हैं वो डेड हो जाते हैं, तो वो तो चिपके रहते हैं, आपने उसको निकालना है। लेकिन चुकंदर का पानी बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। आप जो उल्टी सीधी चीज़ें केमिकल्स लगाते हैं, हार्मफुल केमिकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतर है कि नेचुरल प्रोसीजर पे जाए। अच्छा, नीम के पत्ते भी इसमें काफ़ी ज़्यादा, नीम के पत्तों में हल्दी मिला दें और उनको सिलबट्टे पे पीस के चटनी बना। अच्छा, जिस तरह आपने उसको भी मलमल के कपड़े में निचोड़ के ना बेटा, फिर वो लगा। जिस तरह आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले नीम के हवाले से कि न्यूट्रिएंट्स उसके मर जाते हैं अगर पानी में उसको डालें, इन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। देखिए, वो अगर हम नीम के पत्ते पानी में डालते हैं, पानी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन पानी ठहरेगा नहीं ना, डालते रहेंगे वो निकलता जाएगा। तो फिर जो दूसरा ऑल्टरनेट आपने बताया उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर दें। उसको हम लगाएंगे तो वो रहेगा। तो वो कैसे करें? उसको पत्तों को पीस के फिर किस तरह लगाएं? पे पीस लें। अच्छा, नीम में एक चिपक होती है, बहुत ज्यादा चिपक होती है, उसको सिलबट्टे पे थोड़ा लेस होता है, उसको थोड़ा थोड़ा आप जब पीसते जाए हल्का हल्का पानी के छींटे देते जाए। हल्दी आप उसमें मिला लें, फिर उसको जो है ना मलमल के डबल उसमें कपड़े में आप उसको निचोड़। सही जनाब। एक बहन हमारे साथ मौजूद हैं, रुबीना भावलपुर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं रुबीना? मैं बिल्कुल ठीक। हमारा डॉक्टर बिल्कीस से कोई सवाल है, पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल, पूछिए। जी पूछिए। तो डॉक्टर बिल्कीस से बात करवाएं। बात कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। दादी, हमने ये पूछना था, एक तो हमारा चेहरा बिल्कुल, कोई भी क्रीम यूज करे तो चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता है, और 2 दिन भी ना लगाए तो एलर्जी सी हो जाती है, चेहरा साफ भी नहीं होता। अच्छा बेटा, देखो आप, हाँ बोले। सवाल और पूछना था जी। तो डॉक्टर साहब, मेरी ना ऑपरेशन हुए हुए हैं, 4 बच्चे भी हैं, 23 साल मेरी उम्र है, तो मेरी ना छाती कुछ कमजोर हो गई। अगर कोई आप हाल बता दें। समझ नहीं आया आपका सवाल, रिपीट कीजिएगा प्लीज। नहीं समझ आया, आप लिख। दूसरा सवाल। जी, मेरी छाती बिल्कुल कमजोर हो गई है, मेरे 4 बच्चे कमजोर हो गई।
ठीक है, कमजोर हो गई हैं आप, बहुत ज्यादा कुछ खाया नहीं जाता, आप ये कह रही हैं? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना आपकी कॉल करने का। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो पहला सवाल आपको समझ आया? 3 साल से जो है बहुत कमजोर हो गई हूँ और कुछ खाया नहीं जाता, ये थोड़ा सुनने में आया हमें। अच्छा, सबसे पहले आप जो है ना अपने बुनियादी टेस्ट करा लें, CBC with ESR, विटामिन D3, HbA1c। अचानक से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, अल्लाह ना करे शुगर की कोई अलामत ना हो। LFT करा लें, सीरम LFT करा लें। अच्छा, जो आपका पहला जो सवाल है, आपने फार्मूला क्रीमें लगा लगा के अपनी स्किन को आदी कर दिया है। जैसे किसी को पान का नशा होता है, किसी को सिगरेट का होता है, इसी तरह वो मिलता है तो भी वो आपकी स्किन को सही नहीं रखता। ना लगाएं तो स्किन और ज़्यादा मुश्किल में आ जाती है। अब आपने क्या करना है, एक पका हुआ केला लेके इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रीम बना लें। ये रोज़ाना रात सोने से पहले लगाएं। दिन भर आप एक तेल लगाएंगी, कलौंजी और नारियल का तेल हम वज़न मिक्स कर लेंगी तो ये एक मैजिक ऑयल बन जाएगा। कलौंजी का तेल और नारियल का तेल। सर्दियाँ बहुत है, ये आप जब आपकी जल्द खुश्क हो जाए तो दोबारा लगा लें, फिर जल्द खुश्क हो जाए तो दोबारा लगा लें। रात को जो बनाना लगाएंगी उसमें भी आप ये तेल मिक्स करके लगाएंगी। बिल्किस आपा, मैं बनाना पे सवाल करना चाहूँगी कि हम नॉर्मल जो बनाना सही होता है वो लें या फिर थोड़ा सा जो हल्का सा राइप हो जाता है, लाइक हल्का सा जो है थोड़ा नरम हो जाता है, सड़ ना जाए, नरम हल्का नरम हो जाए, पक्का हुआ प्रॉपर, हाँ प्रॉपर पक्का हुआ पक्का हुआ केला लेना है, केला लेना, बनाना लेना है, पक्का हुआ लेना है। कच्चे का जो है वो आपको नुकसान दे सकता है, यानी कि थोड़ा सा सख्त होता है वो आपने नहीं इस्तेमाल करना। जो पक जाता है थोड़ा सा हल्का सा जो है वो ब्राउनिश सा उसका छिलका हो जाता है, बिल्कुल, वो आपने इस्तेमाल मिलाना है। आपने कहा कि बिल्कुल क्रीम करके बस सिर्फ रात को तो वही लगाना है। उसमें भी जो है ना आप नारियल और कलौंजी का तेल, और आपने कलौंजी का तेल मिक्स करके लगा सकते हैं। ज़ाफ़रान दूध में डालकर आप लगा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस साहब आपका, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी अच्छी टिप्स और रेमेडीज़ बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को फिर जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट किचन क्वीन का, और हमारी किचन क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका वीकेंड कैसा गया? मेरा सवाल आपने छीन लिया। मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गया, मैंने बहुत एंजॉय किया। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी मेरी, लेकिन संडे मेरा बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। और मेरा बहुत बिजी गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। बिजी क्यों गया? दरअसल पूरा वीक लाइन अप हुआ होता है ना, बच्चों को हमें यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो सारा वीकेंड पे हम लोग कर रहे होते, तो वो पूरा दिन कल जो है ना हमारा बाहर निकला और उसमें बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया और हमने भी इंजॉय किया। अच्छा, हम लोग ये पूरे हफ्ते के जो काम होते हैं ना पूरे वीक के, वो सिर्फ आके सैटरडे संडे पे ही अटक जाते हैं, और फिर हमें 2 दिन में जो है वो सारा काम जो है अपना निपटाना होता है। घर के ही बहुत से काम होते हैं, घर के बहुत से काम होते हैं हमारे, और वो 2 दिन ऐसे लगते हैं बहुत ही कोई जल्दी गुजर जाते हैं, भाग गए ना, पता ही नहीं चला कहाँ है ना। वो सोना सब कुछ हमारा उन्हीं दिनों में हुआ होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, आज आप क्या बना रही हैं? क्योंकि खुशबू तो मुझे इतनी अच्छी ऑरेंज की आई जब मैं किचन काउंटर पे आई, और चॉकलेट भी मुझे नजर आई इतने बड़े बड़े 2 बार, यमी यमी। लेकिन आप बना क्या रही हैं मनीषा? भाई आज 2 बहुत मज़े की चीज़ें बन रही हैं जो शायद बच्चे क्या हम भी बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे। तो वो एक तो हम बना रहे हैं ऑरेंज चॉकलेट पैनकेक्स, क्योंकि ऑरेंज का सीज़न है और बच्चों को चॉकलेट भी पसंद होती है और ऑरेंज भी, तो ऑरेंज चॉकलेट पैनकेक्स। और साथ में बन रहा है मज़ेदार सा हॉट चॉकलेट ड्रिंक, जो हम बाहर जाके ना बड़ा एक्सपेंसिव सा बाय करते हैं। मैं बड़ा इजी तरीके से आपको घर में बताऊंगी और आप फिर समझे बच्चों ने रोज़ाना बनवाना है आपसे। अरे वाह क्या बात। अच्छा, ऑरेंज और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन भी जो है ना बहुत ही यम होता है, यमी होता है। क्या आप हाथ नहीं रोक सकते अपना? तो आप क्यों रुकी नहीं मुनीज़ा, स्टार्ट कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने किया था ऑरेंज का जेस्ट ले लिया इसके अंदर थोड़ा सा, सही, ठीक है। अब इसके अंदर जा रहा है जेस्ट का मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि तरीका बता दीजिए आप हमारे देखने वालों को। इस तरीके का आपके पास होगा, आपने उसको ऑरेंज को लेके और उसको ना इस तरीके से स्किन जो है उसकी वो लेनी है, रब करेंगे तो वो स्किन जो है इस तरीके से आ जाएगी आपके पास, तो वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। लेकिन आपने सिर्फ ऊपर की लेनी है, कोशिश कीजिएगा जब वाइट पार्ट आना जैसे ही स्टार्ट हो जाए वो ना लीजिए, क्योंकि उससे कड़वाहट आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। सिर्फ ऊपर की लेनी है, उससे बहुत अच्छा सा इसमें अरोमा खुशबू आएगी ऑरेंज की, और फ्लेवर भी अच्छा आता है, ठीक है। अच्छा, 1 कप हमने मैदा ले लिया है, ठीक है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले हम मिक्स कर लेंगे। उसके साथ इसमें जो है 1/4 टीस्पून सॉल्ट जाएगा,
ठीक है। इसे मेजरमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, पैनकेक्स की रेसिपी मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल पैनकेक्स हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब कोई और फ्लेवर ऐड करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कितनी आसानी कर दी हमने आपके लिए। साथ इसमें जा रहा है 2 टेबलस्पून जो है वो कैस्टर शुगर ले लेंगे आप। कैस्टर शुगर थोड़ी सी बारीक हुई भी होती है नॉर्मल शुगर से, अगर कैस्टर नहीं है नॉर्मल शुगर ले ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। साथ जो है इसमें जा रहा है बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये जाएगा 2 टीस्पून। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर जाएगा, ठीक है। लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं तो बड़ा बताना पड़ता है। हाँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और साथ इसमें जाएगा 1 अंडा भी, जो कि शायद अहमद साहब निकालना भूल गए हैं। हाँ, मैं तो देखती हम हूँ। ढूंढेंगे, ठीक है। और साथ इसमें जाएगा 3/4 कप मिल्क जा रहा है और ये आ गया अंडा हमारा। 1 अंडा जाएगा इसमें, वो हमने डाल दिया। अच्छा, दूध कितना शामिल किया आपने? 3/4 कप। 3/4 कप, ठीक है। और 2 टेबलस्पून जो इसमें मक्खन जा रहा है। तो बड़े मज़ेदार से पैनकेक्स बन रहे हैं, ये देखें। अच्छा, एक बात आपको बताती चलूँ मैं कि 3/4 कप, यूजली कप्स में मेजरमेंट अलग से कप नहीं होता है 3/4 कप का, या आप जिनके पास नहीं है वो क्या करें? नहीं, कप्स में होता है। अगर जिनके पास नहीं है तो वो कैसे मेजर करें? 1/4 कप को 3 दफ़ा ले लें? बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अगर आपके पास 3/4 कप का अलग से कप मेजरमेंट नहीं है तो आप 1/4 कप जो होगा उसको 3 दफ़ा ले लीजिए, तो वो 3/4 कप हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है आपने। हाँ जी, वाओ, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने शामिल किया ऑरेंज जेस्ट, और अच्छा इसमें हम ऑरेंज जूस भी शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑरेंज जूस भी शामिल करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा, जिससे ये थोड़ा सा वो होगा, थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। लिक्विडी हो जाएगा। आपने इसमें 1 कप मैदा लिया, आपने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ली, आपने 1/4 टीस्पून इसमें नमक लिया, और बेकिंग पाउडर लिया आपने इसमें 2 टीस्पून, और 1 अंडा शामिल किया, और 3/4 कप मिल्क शामिल किया। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। साथ इसकी सॉस की तरफ आ जाते हैं हम। चॉकलेट सॉस जो बना रहे हैं? जी हाँ, चॉकलेट सॉस बना रहे हैं हम इसकी, ठीक है। तो ये इसके अंदर जाएगा मिल्क, 2 कप्स लेने हैं, 1 कप लेने हैं हम मिल्क। अच्छा, ठीक है। 1 कप मिल्क, और इसमें जाएगी चॉकलेट, ठीक है। सही। ये कुकिंग चॉकलेट अलग आती है, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे। ये डार्क चॉकलेट है ना अपने लिए? डार्क चॉकलेट है, बिल्कुल। मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाहती थी कि क्योंकि लोग जो है वो डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि क्या वो डार्क चॉकलेट का यूज़ करें, या कुछ लोग स्विस चॉकलेट्स पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। नहीं, डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ इसमें मैं, और कुकिंग चॉकलेट अलग से आती है, वो ऐड होगी इसके अंदर, ठीक है। इसकी क्वांटिटी बताएंगे मुनीज़ा? अच्छा, मैंने 200 ग्राम जो है वो चॉकलेट लिया है, और 1 कप जो है वो मिल्क लिया है। इसके अंदर ऑरेंज जेस्ट भी जाएगा, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर भी। तो अभी हम बता रहे हैं आपको रेसिपी। मैं इसको मिक्स करती रहूँ जब तक, ताकि ये मेल्ट हो जाए। सही, ठीक है। सही। तो ये इसके अंदर हम ऑरेंज जूस ऐड कर रहे हैं हमारे पैनकेक्स के उसमें, ठीक है। ये हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑरेंज जूस लिया है, इसको बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देगा। और ये लिक्विडी भी थोड़ा सा हो गया है, बिल्कुल रानी हो गया है, ये देखें आप, ठीक है। तो मुनीज़ा, ये चॉकलेट को डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं या ऐसे ही पैन में भी कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए, अक्सर बेकिंग में जब हम कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम जो है डबल बॉयलर पे करेंगे, लेकिन इसमें हमें सॉस बनानी है, हमने मिल्क के साथ ऐड करा है, तो हमारी चॉकलेट बर्न नहीं होगी, इसलिए हम डायरेक्ट इसको हम मिल्क में हमने ऐड कर दिया। वो हम चॉकलेट को बर्न होने से बचाने के लिए जो है वो डबल बॉयलर पे उसको मेल्ट करते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी हमने जो है वो दूध शामिल किया हुआ है जी, तो इसीलिए जो है इसको हम आसानी से मेल्ट कर सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट देख सकते हैं तो आप देखिए चॉकलेट जो है वो कितनी आसानी से मेल्ट हो गई है, इसमें थोड़ी सी रह गई है, वो भी हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। चलो जी, अच्छा, अब क्या कह रहे हैं मुनीज़ा हम? ये तो सॉस रेडी हो रहा है और हमारा बैटर भी जो है वो पैनकेक्स का यमी सा रेडी हो गया है। अब हम पैनकेक्स बनाएंगे। इसमें हम कोई और फ्रूट जो है वो भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल, जो भी हम शामिल कर सकते हैं। आप स्ट्रॉबेरी का पल्प यूज़ कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी का पल्प यूज़ कर सकते हैं, और इस पर हम डिफरेंट फ्रूट्स जो भी आते हैं सीजन, बच्चे खाना पसंद करते हैं, आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत मज़े के पैनकेक्स। मैंगो पैनकेक्स भी बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। वही ना, सारी सीजनल फ्रूट्स के ना बड़े अच्छे और मज़े की चीज़ें बनती हैं। और एग्जैक्टली बच्चों के टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है, बहुत हेल्दी भी हो जाता है ये चीज़ ना, कि आप एक ही सेम फ्लेवर से जो है बच्चे बोर हो जाते हैं। ऑलराइट, सही बात है। और ये एक हेल्दी, और ये वीकेंड्स पे आप बनाएं, नॉर्मल डेज पे लंच में बच्चों को बना के दे दें, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। हमने इसको ग्रीस किया है,
बटर से ठीक है। ये इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं पैनकेक का बैटर। वाह। अच्छा, एक कंसिस्टेंसी दिखा दीजिएगा पैनकेक के बैटर की कि कितनी थिक है। ये देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है थोड़ा थिक है, आप थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको थोड़ा सा रनी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रनी नहीं होगा। मैं तो ये सोच रही थी वहाँ से इधर से देख के कि क्या ये पतला तो नहीं है, मतलब ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी, मतलब बन जाएगा इसमें। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सॉस भी रेडी हो गया कि चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गई है। ठीक है, कंसिस्टेंसी की बात के ऊपर एक ब्रेक लेंगे। और मुझे जहाँ पर वो पतला लग रहा था, लेकिन वो पतला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें पैनकेक बन जाएगा। और क्या अपनी विश हो सकती है कि अगर थोड़ा सा थिक करना चाहें वो, उससे क्या होगा अगर थिक कर दिया बैटर? अगर थिक हो गई तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें, वो पतला हो जाएगा। नहीं, मतलब कि पतला ही रखना है यानी हमें, बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखना, नॉर्मल रखना है। बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो। यानी इजीली वो शेप में आ जाए, ऐसा ना हो कि चम्मच से फैलाना पड़े। ठीक है। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप देखिए यमी से ऑरेंज पैनकेक्स जो हैं विद चॉकलेट सॉस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और देखें कितने यमी लग रहे हैं। चॉकलेट सॉस भी रेडी हो गया है। चॉकलेट सॉस में आपने क्या किया था मुनीरा, जब बॉईल आ गया था चॉकलेट सॉस में? जब बॉईल आ गया तो मैंने इसके अंदर हाफ कप ऑरेंज जूस ऐड किया है, उसको मिक्स करा, ठीक है, और उसको कुक करके और बस हमने फ्लेम बंद करके इसको उतार लिया। और ये देखें इसमें मैंने ऑरेंज जेस्ट भी ऐड किया। इसी तरीके से, इस तरीके से आपने ऑरेंज को लेना है, इसको इस तरीके से आपने वो करना है, रब करना है इस पर, तो ये इसका जेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पर भी हमने स्प्रिंकल कर दिया। ये हमारा सॉस आ गया। ये देखें, ये आप रख भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये गाढ़ा तो नहीं हो जाएगा या ये थोड़ा सा हो जाएगा, जब ये ठंडा होगा तो ये थिक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा रनी उसमें चाहिए तो आप इसको दोबारा माइक्रोवेव कर लें, तो ये दोबारा से रेडी हो जाएगा। खराब तो नहीं होगा? नहीं, खराब नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ठंडा करके। और ये कितने दिन तक हम रख सकते हैं? आप आराम से 1 हफ्ते से 15 दिन आराम से इसको रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रेसिपी क्या बना रही हैं? नेक्स्ट रेसिपी हम बना रहे हैं हॉट चॉकलेट। तो आ जाते हैं हॉट चॉकलेट की तरफ। आप मुझे ये कोको पाउडर और चॉकलेट भी दे दीजिए। ये लीजिए, थैंक यू। ये और ये वाला भी, क्रीम भी दूँ आपको? जी जी, क्रीम भी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्रीम ये लीजिए, सही। अच्छा, ये दूध आपने यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। और कितना दूध लिया है आपने? ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम मिल्क लिया है, ठीक है। ml, हाँ 500 ml, सॉरी ठीक है। अभी हम इसमें भी हम चॉकलेट ऐड कर रहे हैं, वही कुकिंग चॉकलेट ऐड करेंगे हम। 500 जो है ml में हम 200 जो है ग्राम चॉकलेट ऐड कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हॉट चॉकलेट बन रहा है, मज़ेदार चॉकलेट शामिल डार्क चॉकलेट शामिल कर रही हूँ, ठीक है। इसके पीछे कोई वजह है कि हम सिर्फ डार्क चॉकलेट यूज़ करें, क्या मिल्क में शामिल करें? हम अगर मिल्क चॉकलेट लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि इसमें हम और चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं तो इसका फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा डार्क चॉकलेट के साथ, और ठीक है। हाँ, सर्दियों में तो हॉट चॉकलेट पीने का अपना अलग ही मज़ा है, स्पेशली रात में। जब थोड़ी सी, आपको पता है ये भी वेदर और फोरकास्ट में आया है, कराची का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ने वाला है, क्योंकि पंजाब में जो है वो बारिश की जो है वो फोरकास्ट की गई है। तो जब पंजाब में बारिश होगी तो कराची का मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। जब मौसम ठंडा होगा तो फिर हम हॉट चॉकलेट और ये लेकिन सारी अभी तक ड्रिंक्स तो हम बेचारे अनफॉर्चुनेटली वेट ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत खुश भी हैं कि अच्छा सर्दियां नहीं आ रही, सिर्फ सुबह के कुछ आवर्स में होती है, सुबह उसके बाद होती नहीं है। होती। आज भी मैं शॉल थोड़ा सा मुझे ज़रूरत पड़ी, मुझे फील हुआ जब मैं सेट पे आई तो मुझे ठंड ठंड सी महसूस हुई। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यहाँ भी ठंड आती है, हम भी वो जो हमारी ठंड होती है हम खुश है कराची वाले, हम बहुत तरीके से एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें टॉलरेट भी नहीं होती। ये बात की ना आपने, क्योंकि जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है फौरन बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और कराची की जो सर्दी है ना वो आपको फौरन जकड़ भी लेती है। बाकी के शहरों में अगर हम जाते हैं वहाँ पे कितना टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन वहाँ पे लोग बीमार नहीं होते। हर जगह की हवा का, पानी का कहते हैं ना फ़र्क होता है, तो वही फ़र्क है कि हमारे यहाँ समंदरी थोड़ी सी आती है इधर, लेकिन खतरनाक आती है सर्दी। बिल्कुल, और हम लोग यूज टू नहीं है ना। अच्छा ये देखें चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है, साथ इसमें मैंने एक माल्ट पाउडर ले लिया, ग्रीन कलर की पैकेजिंग में जो आता है, आप वो माल्ट पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हैं अगर उसके अलावा भी, जो इसके अलावा अवेलेबल है। 2 टेबलस्पून हमने वो ऐड करा है, ठीक है इसमें, तो ये बड़ा अच्छा सा इसको फ्लेवर देगा। साथ इसमें हम कोको पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर रहे हैं। ये अनस्वीटेंड है या स्वीटेंड पाउडर? अनस्वीटेंड है। अच्छा, कोको पाउडर भी आपने डाला और चॉकलेट भी डाली, तो फिर क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब मैंडेटरी है? क्योंकि चॉकलेट तो ऑलरेडी डाल रहे हैं, फिर कोको पाउडर का क्या रीज़न होगा? वो इसके फ्लेवर को और अच्छा और एनहांस करेगा, ठीक है। साथ ही इसमें जा रही है शुगर,
यानी 1 टेबलस्पून आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। और ठीक शुगर है? का अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और इसमें जाएगी कॉफ़ी 1 टेबलस्पून। कॉफ़ी भी, कॉफ़ी क्योंकि सर्दियां हैं और वो उसके फ्लेवर को और जाती है हॉट तो चॉकलेट में। बच्चों को अगर हम देना चाहें तो उसमें हम बच्चों में कॉफ़ी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यूजली कुछ लोग अवॉइड करना पसंद करते हैं कॉफ़ी बच्चों के उसमें। बिल्कुल या कर दें, अगर आप लोग को हो रहा है बच्चों के हवाले से तो आप बिल्कुल कर दें, या थोड़ी सी मिकदार में ऐड कर दें, थोड़ी सी quantity क्योंकि में सर्दियां हैं तो मेरे ख्याल से हाँ, थोड़ा इतना- warm, feeling, रहेगी हो जाएगा। उनको। ठीक है, सही। बस इन सबको हमने मिक्स करना है, इस पे अच्छे से बॉयल आ जाए, हमारा हॉट चॉकलेट रेडी हो जाएगा। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है हॉट चॉकलेट की, ये बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है जब किसी आप एंटर अच्छे करते हैं अच्छे से कैफ़े में और वहाँ से हाँ। एक फ्रेश चॉकलेट की, हॉट चॉकलेट की और फिर ब्रेड्स की और बंस की, डोनट्स की खुशबू आ रही होती है। बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा अब एंजॉय करती ये हूँ। ट्राई करने वाली है, लेकिन ये बहुत गर्म है तो मैं आपको अभी फ़ौरन नहीं नहीं कर करने सकूंगी, दूंगी। मैं ब्रेक में करूंगी ट्राई, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच मुनीसा, आपको मेरा कितना ख्याल है कि आप मुझे फ़ौरन मेरा हाथ रोकेंगी कि ब्रेक में ट्राई करें। तो इसमें हमसे बॉयल आने तक का वेट करेंगे। बस बॉयल आ जाता है, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये बॉयल आ जाए हमारा हॉट चॉकलेट बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें क्रीम ऐड करेंगे, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इस पर और बड़े मज़ेदार सा हॉट चॉकलेट बन जाए। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, हम वो रेसिपीज़ भी आपके लिए बनाएंगे। मैं बताती हूँ, सर्दियाँ आ रही हैं तो आप हमें सिखाइएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी कि Okay. हम लाटे और मोका लाटे और ब्रेड वेलवेट हॉट चॉकलेट भी बनता है ना, ज़बरदस्त। वो भी हम आपसे सीखेंगे कि इंशाल्लाह। आप हमें बनाना सिखाएं। और क्या कहते हैं, ये देखिए सब बॉयल आ चुका है। और Almost, क्रीम हम का इसको आपने हम बताया, निकालें, क्रीम का serve कितना करें। क्रीम प्रोपोर्शन ऐड डालना है करेंगे वो भी इसमें? बता दीजिए ज़रा। हाँ, बस बॉयल आने का वेट कर रहे थे हम ताकि जी। क्रीम डल जाए इसमें। क्रीम कितनी ऐड की आपने मुनीसा? क्रीम मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी, ठीक है। बहुत ही रिच और क्रीमी सा फ्लेवर क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा आप चाहें तो व्हिप क्रीम के साथ भी ऊपर सर्व कर सकते हैं, थोड़ा इसके ठंडा होने ऊपर, के हाँ, बाद ना, बिल्कुल। ठीक है, मज़े का लगता है। और फिर चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं और इसको और Chocolate फैसिनेटिंग sprinkles। करने के लिए इसके साथ वो एक वेफर्स आते हैं, आप वेफर्स ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट इसके- चिप ऐड कर सकते हाँ हैं। जी। पानी आ रहा है सामने, मैं देख रही हूँ हमारे कुछ भाइयों के मुंह में खड़े हुए, उनके मुंह में पानी आ रहा है। वैसे हॉट चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है कि जिसका नाम सुनते ही जो चॉकलेट लवर्स हैं उनके मुंह में पानी लाजमी आता है। और ये देखिए रेडी। ये ग्लास में भी निकाल सकती हैं ना, ग्लास में रख के मैं चाहूँगी ग्लास में निकालें ताकि हम अपने बहनों को दिखा सकें कि इसका कलर कैसा है, ये कैसा लगेगा। और ये आप देखें, और ऑरेंज जो पैनकेक्स बनाए हैं इन्होंने विद चॉकलेट सॉस के साथ, उसके साथ तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, यमी यमी सा, तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। आप निकालें इसको एहतियात से, बड़े बहुत गर्म है, ध्यान एहतियात से और शीशे के ग्लास बस में तो काफ़ी बहुत डर काफ़ी भी इतना लगता है। काफ़ी है, बहुत गर्म है, आपका भी हाथ जल रहा होगा। और टड़ा मज़ेदार सा यमी सा जो है वो हॉट चॉकलेट भी रेडी है, मिल्क और साइड पे ये हम रख देते हैं। ऑरेंज ताकि हम- पैनकेक विद चॉकलेट ठीक है। सॉस ये भी रेडी है। चलिए तो आप लोग इसको देखें कि कैसा बना है, प्रेजेंटेशन इसकी कैसी है, और आप लोग अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और अब सेगमेंट हमारा स्टार्ट हुआ है दिल की बात। ये सेगमेंट कहीं ना कहीं मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसमें हम माशरे के उन प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं जो कि हमारे माशरे का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उससे ओवरकम नहीं कर पाते। तो आज हम बात करेंगे धोखे पे, फरेब, फ्रॉड, चीट करना। अगर कोई शख्स किसी को धोखा देता है तो फ़कत वो सिर्फ उस शख्स को धोखा नहीं देता, वो उसके जहन, उसके दिल, उसके दिमाग पे असर करता है, उस इदारे को धोखा देता है, और यहाँ तक कि उसके ख़ानदान पे उसका असर पड़ता है, और ये हमारे माशरती एक निज़ाम को जो है वो दरहम भरम भी कर सकता है। तो जनाब इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नीलम नाज। अस्सलाम वालेकुम नीलम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं नीलम? अल्हम्दुलिल्लाह, नीलम पहले तो मुझे ये बताइए कि धोखा, फ्रॉड, चीटिंग ये क्या है और इसकी बुनियाद कैसे डलती है?
देखिए, धोखा जो है ना वो एक बड़ा गहरा वर्ड है और एक बड़ा गहरा एक्ट भी है, जिसे हम कहते हैं कि किसी का बहुत ज़्यादा जानबूझ के आपने नुकसान कर दिया। वो आप पे भरोसा कर रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर, वो पैसों का हो सकता है, वो किसी प्रॉपर्टी का हो सकता है, वो अपने जज्बात का हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, Relationship में हो जज्बात सकता का भी धोखा, बिल्कुल, जज्बात का जो धोखा होता है उसकी जो चोट होती है वो बड़ी गहरी होती है। बहुत गहरी होती चीज़ों को तो आप फिर भी खैर वापस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो आपके इमोशंस को ठेस पहुंचती है किसी के धोखे से, तो वो उससे बाहर आना जो है। अच्छा नीलम, ये जिस तरह आप जज्बात की बात करें कि जज्बात का धोखा कितना खतरनाक होता है, लेकिन बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं उसमें इसकी बहुत अहमियत है। हमारे पास हमारे मुल्क में भी लॉ ऑफ टॉर्ट का कानून मौजूद है, लेकिन क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने से, हमारी रेपुटेशन को डैमेज करने से हम कोई सूट फाइल कर सकते हैं? लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कितनी खतरनाक चीज़ है कि जज्बात का धोखा। देखिए, यहाँ पे जब जान का और माल का धोखा होता है तब भी लोग मेरी नज़र में जज्बात आपके कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, चाहे वो आपके किसी इदारे में हो, चाहे वो किसी बिजनेस पर्पस के हवाले से हो या कुछ भी हो, तो कि आप इमोशनली अपनी हर चीज़ से अटैच्ड होते हैं। ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो इंसान के लिए ज़रूरी होता है वो एक दूसरे इंसान के साथ जो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी वर्किंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है। अगर फ़र्ज़ करें कि मासी ने घर में चोरी की है तो वो भी एक धोखे की तरह ही हिट होता है कि 10 साल से मेरे यहाँ काम कर रही थी, मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो इतना ख्याल रखती थी, और फिर भी उसने ये वाली चीज़ कैसे कर ली। उस शौक से बाहर आने में भी लोगों को वक्त लग जाता है। अच्छा, लोग धोखा देते क्यों हैं, ये ज़रा बता दीजिए। जैसे बात कर रहे थे कि इसकी बुनियाद कहाँ से आती है। अगर हम बुनियाद की बात करें तो बुनियाद कहीं ना कहीं झूठ से आती है, जो कि आपका एक टॉपिक ही है आज का, क्योंकि इंसान जो है अचानक से बहुत बड़ा धोखा एक दिन उठ के नहीं दे देता है। कहीं ना कहीं वो छोटे मोटे झूठ, छोटी मोटी चीज़ें एग्जैक्टली कहीं ना कहीं वो चल रही होती हैं। कहीं ना कहीं सच को छुपाना भी जो है वो चल रहा होता है। कहीं ना कहीं गलत बात की थोड़ी सी एग्जैजरेशन जिसे कहते हैं वो भी चल रही होती है। जब इंसान इन चीज़ों को कर रहा होता है, वो क्यों करता है? क्योंकि कोई ना कोई मकसद होता है उसका। अब वो मकसद अगेन वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मुझे एडवांटेज भी मिल जाएगा। वो मकसद आपका पर्सनल भी हो सकता है, वो गेन आपका पर्सनल भी हो सकता है कि अगर मैं ये फ़र्ज़ करें कि हम ये बात कर रहे थे ऑफ एयर भी कि स्कूल में हमने बोल दिया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, तो ये भी मेरा एक एडवांटेज हो गया। यहाँ से मेरी लर्निंग हो गई कि झूठ बोलने से मेरा काम हो गया। एग्जैक्टली, मुझे फ़ायदा हो यानी कि जाता आपने अपने असातिज़ा को धोखे में रखा। बिल्कुल ऐसा ही है, धोखे में रखा और वो चीज़ बढ़ती जाती है। जब आपको लगता है कि मेरे अपने मकसद जो हैं या मेरा अपना फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर उसके लिए मुझे सामने वाले को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाना पड़े तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब इंसान जो है धोखे की तरफ वो ज़्यादा आ जाता है। एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जिस इंसान ने धोखा दिया होगा वो कभी एडमिट नहीं करेगा कि उसने धोखा दिया। उसकी नज़र में वो चीज़ सही होगी। बिल्कुल, वो कहेगा कि आपने ज़्यादा महसूस कर लिया, ये तो प्रैक्टिकल सी चीज़ थी, ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो अगर हम किसी को कहते हैं ना कि आपने फरेब किया या धोखा किया, वो बहुत हिट करता है लोगों को। या फाइनेंशियली भी अगर हम किसी को चीट करते हैं, ये आता भी धोखे के ही ज़मरे में है कि अगर आप किसी से कोई भी मिसकमिटमेंट करें कि भाई मैंने आपसे पैसे उधार लिए, मैं आपको वापस कर दूंगा, और जो बेचारा उधार देने वाला होता है वो ऐसे पैसे मांग रहा होता है जैसे वो उधार मांग रहा है, और उल्टा उसको ह्यूमिलेट भी किया जाता है। लेकिन वही वाली बात, जो धोखा देने वाला होता है वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपने आप को इस चीज़ में, इस ज़िम्मे में देखना कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, ये कोई शख्स नहीं चाहता। हम सबको मजलूम बनना बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ बुरा हुआ है, और फिर नेक्स्ट स्टेप जो धोखे देने वाले लोग होते हैं वो करते हैं, वो अपने एक्सप्लेनेशंस देना शुरू करते हैं, वो अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं। नीलम, आप बुनियाद की बात कर रही थी, बेसिक अगर हम बुनियाद की बात करें वजह की, तो वो झूठ से स्टार्ट होती है, आगाज़ धोखे का झूठ से होता है। और भी कोई कंडीशंस होती हैं आपको लगता है कि जिसकी वजह से धोखा देना जो है कि इंसान की फितरत बन जाता है? बिल्कुल, देखिए, अगर फ़ायदा हो रहा है, अगर शुरू में जब आपने छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू की हैं जो कि नेगेटिव हैं, या तो आप पकड़े ही नहीं गए या पकड़े गए हैं तो आपको कोई डांट डपट नहीं है, इग्नोर किया, पेरेंट्स ने इग्नोर कर दिया, या कहीं ना कहीं हम उसको सेकंड भी कर देते हैं। देखो मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, उसने टीचर को ये बोला, ऐसे चीटिंग की उसने पेपर में और ये पास हो गया, देखो कितना अकल लड़ाई इसने। हम ये क्या कर रहे हैं कि हम उसकी उस नफ्सियात को पक्का कर रहे हैं कि ये काम जो है, या फिर बच्चे कहीं ना कहीं ये बड़ों से भी सीखते हैं। मैं चाहूँगी नीलम इस पर आप थोड़ा सा गौर करें कि बच्चे तो वही देखेगा, वही सीखेगा जो उसके बड़े कर रहे होंगे। देखिए, ये दुनिया का कानून है कि जो बच्चा है
है, या अगर आप कहें कि जो जानवर भी है वो वही चीज़ करता है जो वो जो उसका देखता पेरेंट है। या आसपास सराउंडिंग्स जो आपका माहौल दिखाएगा हमने वही पिक करना है, बच्चों ने वही पिक करना है। तो अगर वो ये देख रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द सब यही बात कर रहे हैं, यही झूठ चल रहा है, यही चीज़ चल रही है और वो फायदे में रह रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर झूठ बोल के, अगर धोखा देकर वो देख रहा है कि वो शख्स जीत रहा है, वो खुद खुश है, वो अपना उसका फायदा नजर आ रहा है, ज्यादा पैसे आ गए, ज्यादा शोहरत आ गई, तो वो कहेगा नहीं यार ये तो सही है। यानी जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है वो तो वालिदैन होता है ना, उसके बाद टीचर्स होता है। तो क्या वालिदैन को इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखने की सख्त ज़रूरत है? क्या हमारा बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या हमारा बच्चा नेगेटिव चीज़ों की तरफ तो नहीं जा रहा? पहले खुद को चेक एंड बैलेंस में रखने की ज़रूरत है कि हम कितना झूठ बोलते हैं। हमें पता भी नहीं होता है, क्योंकि झूठ बोलना जो एक इतनी लाशऊर सी चीज़ हो गई है। एग्जैक्टली, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कल मैं नहीं आ सकती, मेरा ये अपॉइंटमेंट है, मेरी ये चीज़ें, और हमें पता नहीं चलता कि कब ये चीज़ें बड़ी हो जाती हैं और बच्चे इस चीज़ को पिक कर लेते हैं। नीलम, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, चूँकि धोखे की बात हो रही, धोखा जाहिर सी बात है अडल्ट्स ही देंगे, बच्चे इतने उसमें नहीं कर पाते। तो अगर रिश्तों में एक दूसरे को धोखा दिया जाए और सिर्फ इसलिए जिसने धोखा खाया है वो खामोश रह जाए कि रिश्तों का मान रह जाए, रिश्तों का पास रह जाए, रिश्ते ना टूट जाए, तो क्या ये सही है? या रिश्तों में अगर धोखा हो तो उन चीज़ों को कैसे डील किया जाए? मैं थोड़ा सा पहले ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर कोई एक शख्स है जिसको बार बार धोखे मिल रहे हैं, या अगर कोई एक शख्स है जो बार बार सबको धोखे दे रहा है, तो यानी कि मैं चाहूँगी, बहुत ही इंटेंस आपने जो है पॉइंटर छेड़ा है। एक शख्स जिसको बार बार धोखे मिल रहे हैं और एक शख्स जो बार बार धोखे दे रहा है, दोनों को ज़रा एलैबोरेट कर दे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे हैं इस वक्त धोखे की। ब्रेक पे जाने से पहले मैं नीलम से सवाल किया था कि जो रिलेशनशिप्स में आपसी जो रिश्ते होते हैं नीलम, जैसे कि भाई बहन का हो गया, चचाजाद का हो गया, मामूजाद हो गया, तायाजाद हो गया, ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिन पे हम अंधा भरोसा करते हैं और उन्हीं से हम धोखा खाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये धोखे की एक तो वजह हम बार बार क्यों ट्रस्ट कर लेते हैं जो धोखा खाते हैं, और फिर उसके बाद एक फैमिली के दिमागी जहनी तौर पे कितना असर पड़ता है कि वो लोग फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, जिसमें बच्चे, औरतें सब शामिल। धोखा खाने वाला और धोखा देने वाला, इसके बारे में आप बता रही थी। देखिए, पॉइंट ये है कि धोखा हमें मिलता वहाँ से जहाँ पे हमारा भरोसा होता है। अगर भरोसा नहीं होगा तो धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, और हमारा सबसे ज़्यादा भरोसा होता है हमारे करीबी रिश्तों पे। अब वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ भी हो जाएगा, ये हमारे साथ गलत नहीं होने देगा, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, और अगर आज इसको मेरी ज़रूरत है तो कल को मुझे ज़रूरत होगी तो ये मेरे लिए स्टैंड लेगा। इस सोच के साथ जो है हम लोगों को बार बार मौके देते हैं, बार बार ये ट्रस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम में होगा, शायद इसकी नीयत बुरी नहीं होगी, शायद ये मुझे तकलीफ नहीं देना। इसकी क्या वजह होती है कि कुछ लोग बार बार धोखे खाते हैं और वो उनकी थॉट यही होती है बार बार कि ये ऐसा नहीं होगा या ये ऐसी नहीं होगी, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा धोखा? देखिए, कभी कभी ये होता है कि हमारी मेमोरी जो है ना वो बड़ी शॉर्ट टर्म हो जाती है, ठीक है, तो हम भूल जाते हैं, पुराने दुख भूल जाते हैं हम पुराने दुख भूल जाते हैं और दोबारा वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं। या कहीं ना कहीं हम ये चीज़ एडमिट करते हैं कि गलती हो गई होगी, अगर माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है तो उसको अब पछतावा होगा। हम ये समझते हैं या हम खुद को ये समझाते हैं कि वो शायद मेरे लिए बुरा नहीं चाहता है, वो अभी भी शख्स जो है मेरे साथ लॉयल है, मेरा अच्छा ही चाहता है, और क्योंकि मैं उसका इतना अच्छा चाहती हूँ, मैं जब आगे बढ़ के उसके लिए इतना अच्छा कर रही हूँ तो शायद किसी मजबूरी के तहत उसको ये करना पड़ा। वो जो अपनी कहानियाँ बता रहे होते हैं, वो जो एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, हम उन पे ट्रस्ट करना बेहतर समझते हैं कंपेयर टू कि ये जो शख्स है मेरी ज़िंदगी में ये मुझे चीट कर रहा है, क्योंकि ये बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग होता है कि इस शख्स पे जितना मैंने भरोसा किया, उसको काउंट किया, ये रिलेशन जो मेरे इतने करीब था वो मेरे साथ लॉयल नहीं, वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है। ये बड़ी तकलीफ दे एक्सेप्टेंस होती है। पूरी फैमिली पे इसका क्या असर होता है? देखिए, अगर मैंने अगर फ़र्ज़ करें कि धोखा खाया किसी से, ठीक है, बड़ा गहरा धोखा खाया, तो मैं दो तरीके से डील करूँगी। या तो मैं कहूँगी चले कोई बात नहीं, दोबारा मौका देते हैं, दोबारा मौका देते हैं, और मैं तब तक देती रहूँगी जब तक मैं ये लेसन लर्न नहीं करती कि मेरे साथ जो है ये रिपीट पे चीज़ें चल रही हैं और मुझे अपनी बाउंड्री सेट करनी है। दूसरी चीज़ जो होती है या दूसरे तरीके से जो लोग डील करते हैं इस ट्रॉमा से, धोखे के, वो ये है कि वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते। वो समझते हैं सारे रिश्ते ख़राब हैं, हर किसी ने मुझे इस्तेमाल करना है और मुझे आज से किसी बहुत कड़वे हो जाते हैं,
भरोसा नहीं करना। अच्छा, ज़रा इस तरफ ये भी बताइएगा कि रिलेशनशिप की हम बात करें तो पर्टिकुलरली अगर हस्बैंड और वाइफ की बात हम करते हैं तो दो तरह की ख़वातीन होती हैं। एक ऐसी ख़वातीन जो सबलिमिनल होती हैं और जो हो रहा होता है उसको बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हर कुर्बानी देती है लेकिन फिर भी उनके साथ अगर वो धोखा देख लें, बाकी हर जगह वो माफ़ कर देती है, अगर वो धोखा देख लें तो वो माफ़ नहीं करती और वो अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर देती है। ये बहुत बड़ी बात हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में समझी जाती है और उस औरत को अच्छा नहीं समझा जाता अनफॉर्चुनेटली, हालांकि वो उसका राइट है खुला लेना। तो इस पे आप क्या बताएंगी, क्या वो औरत ठीक करती है कि वो उसको फिर टॉलरेट नहीं कर सकती क्योंकि उसने धोखा देख लिया? घर वाले कहते हैं बर्दाश्त करो, यही तुम्हारा नसीब है। देखिए पॉइंट ये है कि एक रिलेशनशिप में लास्ट करने के लिए आपके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, दोनों पार्टनर के कुछ वैल्यूज़ होते हैं और कुछ चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, राइट। और ये आपका अपना राइट है डिसाइड करने का कि इस रिलेशनशिप में किस हद तक चीज़ें बर्दाश्त कर सकती हैं और कहाँ पर जाकर मेरे लिए जो है इस शख्स पे ट्रस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स अगर एक दफ़ा धोखा दे रहा है तो वो बार बार देगा, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है और हम उस धोखे को डील किस तरह कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। धोखे को डील, नीलम, जहाँ पे आप धोखे को डील करने की बात कर रही हैं, आप अपनी बात को भी मुकम्मल कर लीजिएगा। मज़ीद ये ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह हम बात करते हैं सज़ाओं की, अल्लाह पाक ने मर्द के लिए अलग सज़ा है, औरत के लिए अलग सज़ा नहीं रखी, दोनों के लिए धोखे में मेरा जिस तरफ इशारा है आप समझ रही हैं कि क्या दोनों के लिए क्या सज़ा है। फिर क्यों ख़वातीन को कहा जाता है कि मर्द को माफ़ कर दो? देखिए, हमारे यहाँ मसला ये है कि ख़वातीन को हर चीज़ में कहा जाता है कि माफ़ कर दो और बर्दाश्त करो, क्योंकि ख़वातीन डिपेंडेंट होती हैं और हमें ये लगता है कि क्योंकि घर टूट जाएगा, बच्चे हैं, दूसरी चीज़ें हैं और ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये हमारे सालों की कंडीशनिंग है जो हमारे घर के उस पर आती है। और दूसरी बात यह है कि हम अगर जज्बात की बात कही जाए तो औरतें जो हैं या ख़वातीन जो है कुदरती तौर पे जज्बात को समझने की और उनसे डील करने की सलाहियत उनकी बनस्बत बेहतर होती है। ये हमें चेंज करना है आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, जहां हम बच्चों को भी उसी तरीके से ट्रेन करें। लेकिन अगर हम धोखे की बात पे दोबारा आएँ तो हमें कॉन्टेक्स्ट देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में धोखा दिया गया है, इसे डील कैसे करना है। ख्वाह वो मर्द हो ख्वाह वो औरत हो, कि अगर मर्द डील कैसे करना है, हाँ कहीं और है तो वो क्यों, रीज़न क्या है उसका, हमें आई थिंक रीज़न पे पहुंचना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो तो उस पर भी रीज़न पे हमें आई थिंक जाना डेफिनेटली। देखिए, और दूसरी बात ये जो हम ऑफर भी बात कर रहे थे कि ये मेल ज़्यादा धोखा देते हैं या फीमेल ज़्यादा देती हैं हमारे माशरे में, मेरे ख्याल से अब इसमें कोई जेंडर का बायस नहीं रहा है, दोनों जेंडर्स जो हैं वो इक्वली एक दूसरे को दे सकते हैं। ये आपकी फितरत पे डिपेंड करता है और ये आपका मकसद क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रा इसको यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि धोखे से डील कैसे किया जाए। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, वंस अगेन वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। हम बात कर रहे हैं कि धोखे से कैसे डील किया जाए। अगर आपने धोखा खा लिया है तो उस डर से, उस खौफ से कैसे निकला जाए। देखिए, पहली बात तो ये है, मैं उसी बात से कनेक्ट करूँगी जो मैं पहले कह रही थी। अगर आप उन शख्स में आपका शुमार होता है जो बार बार धोखा खाते हैं और सिमिलर चीज़ों पे धोखा खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के पैसों से ही आपको चीट किया जाता है, कभी इसने किया, कभी किसी और ने किया, कभी पास्ट में किसी ने किया, आपके ऑफिस में भी किसी ने किया, पर्सनल लाइफ में भी किया, तो यानी कि आपको कुछ चीज़ों को अपने बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि मेरे बारे में ऐसा क्या है कि लोगों को ये ईजीली लगता है कि वो मुझे इसमें चीट कर सकते हैं। यानी कि आप कोई ना कोई ऐसा मैसेज दे रहे हैं, कोई ना कोई आप ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोगों को लगता है कि यार इसको या तो बेवकूफ़ बनाना आसान है या तो इसको जैसे कहते हैं ना बहलाना आसान है। मैं अगर कुछ लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ में धोखा होगा, या तो वो फाइनेंशियल सिचुएशन में धोखा होगा या किसी को रिलेशनशिप में होगा। अच्छा, कुछ लोगों को हर चीज़ में होता है क्योंकि वो इतना ओपन हो जाते हैं, वो किसी भी शख्स को अपनी बाउंड्रीज में इतना एंटर होने देते हैं कि उनका फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा होता है, उनका इमोशनल लॉस भी हो रहा होता है, उनका रिलेशनशिप भी ख़त्म हो रहा होता है क्योंकि वो इतना गिविंग होते हैं, राइट। तो अपने द पॉइंट इज़ कि अपनी वर्थ को कायम रखना, एस्टेब्लिश करनी है आपने खुद में 100%। किसी भी रिलेशनशिप में आपने नो कहना, अगर आप उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है तो कोई भी पूछ रहा हो नो कहना सीखें।
नो कहना। नीलम, ब्रेक पे हम बात कर रहे थे एक केस की, मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगी ताकि वो भी एक सिनेरियो लोगों के सामने आ जाए कि अगर आपने धोखा खाया हुआ नहीं है लेकिन कोई सिचुएशन आपके सराउंडिंग में ऐसी हुई जिससे आपको लगे कि ये चीटिंग है, ये धोखा है, और आप उसी के साथ आपका ब्रॉटअप हुआ हो और फिर बड़े हो के आप किसी पे ट्रस्ट ना कर पा रहे हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, तो उस चीज़ से ओवरकम कैसे करेंगे? देखें, सॉरी, मैं अगर पिछली बात को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपके केस पर आती हूँ। हम ये बात कर रहे थे कि अपने आप को बचाना कैसे है, उससे ओवरकम कैसे करना है। उसमें एक और एलिमेंट ये होता है कि हम क्यों बार बार किसी को मौके देते हैं धोखा खाने के बाद भी और ये समझने के बाद भी कि ये हमें मोस्ट प्रोबेबली धोखा देगा, ये मुझे पैसे वापस नहीं कर सकता या ये प्रॉमिसेस करके चला जाएगा। क्योंकि हमारे लिए हमें ये लगता है कि अगर मैंने इसको मना कर दिया या इसको ये चीज़ नहीं दी तो ये मुझे छोड़ देगा। उसका फियर इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको बार बार मौके दे रहे होते हैं कि यार कम से कम मैं इसको ये चीज़ दे दूंगी या मैं रिलेशनशिप में इसको ये मौका दे दूंगी, मुझे छोड़ेगा तो नहीं, और शायद ये प्रॉमिस कर रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा। देखिए, आपने अपने आप को वैल्यू करना है। अगर उस शख्स ने आपके साथ रहना है तो वो आपकी नो की रिस्पेक्ट करके भी आपके साथ रहेगा। अगर आपने पैसे देने से मना कर दिए हैं फिर भी वो आपको छोड़ेगा नहीं, और अगर इस बात पे उसने आपको छोड़ दिया तो शायद वो आपके लायक ही नहीं था, वो आपको डिजर्व नहीं करता था। गोइंग बैक टू योर केस, अक्सर मामलात ऐसे होते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में हर कोई जो है वो हमें कहता है कि यार इसने तुम्हें धोखा दे दिया, देखो इसने ये कैसे कर लिया, तुम्हें बताए बगैर ये चला गया, या ये हो गया या वो हो गया। या जिस केस की आप बात कर रही थी, जो एक छोटी सी बच्ची थी, उसके जहन में ये बताया गया कि अपने उसके वालिद के इंतकाल के बाद जो है उसकी मदर की दूसरी शादी हो गई, तो उनकी मदर ने उनके वालिद को जो है वो धोखा दिया और दूसरी शादी कर ली और वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकी। देखिए, बात यह है कि बच्चों का जहन बड़ा कच्चा होता है, जो आप मैसेजेस डालेंगे वो उसमें जाते जाएंगे, लेकिन ये धोखा था नहीं, ये कुछ हादसात ऐसे थे, कुछ ज़िंदगी की सच्चाइयाँ ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये मैसेज ले लिया कि मेरी माँ ने मेरे वालिद को जो है वो धोखा दे दिया है और इसी तरीके से लोग मुझे भी धोखा देंगे। तो इस चीज़ से कैसे ओवरकम करें? देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम एडल्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, बच्चों पे हम किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा जहन जो है वो थोड़ा खुला होना चाहिए। हमें फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह देखना चाहिए। हमें अपने अलावा इर्द गिर्द ऐसे लोग रखने चाहिए जो हमें सही ओपिनियन दे सकें, हमारे बारे में भी, दूसरों के बारे में भी वो सच्चाई बता सकें कि देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर कोई इतना पुराना वाक़या, पुराना हादसा अभी तक आपको असरअंदाज कर रहा है तो उसको लेट गो करने का टाइम आ गया है, उससे बाहर निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की बहुत लेकिन ज़रूरत इसके लिए भी तो फिर किसी को स्टेप इन करना होगा ना उसकी कंफर्ट जोन में, क्योंकि वो अब एडल्ट हो चुका है वो बच्चा, तो किसी को उसके पास जाना होगा, किसी को उससे बात करनी होगी। देखिए, लोग उतना ही इनपुट देंगे जितना आप अलाउ करेंगे। वो शख्स जो है वो वैसे ही इतना, क्योंकि उसके लिए वो ट्रॉमा इतना बड़ा था कि किसी ने धोखा दे दिया, यानी कि उनके दो जो इम्पोर्टेंट लोग थे। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि अगर किसी पेरेंट की डेथ हो जाती है तो भी बच्चे मैसेज ले लेते हैं मेरे पेरेंट ने मुझे धोखा दे दिया, वो नहीं रहे, वो ना जाते उस फ्लाइट पे, वो अपनी तबीयत का ख्याल रखते, तो अकेला मुझे छोड़ के गए। एग्जैक्टली। तो ये जो धोखा है बेसिकली वो इंडिकेट करता है फियर ऑफ लॉस को, कि मुझे किसी को खोने का डर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मैं दोबारा किसी से जुड़ना नहीं चाहता कि वो दोबारा शख्स ना चला जाए। लेकिन हमारी बेसिक नीड्स है रिलेशनशिप की, हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म करने की। एज एडल्ट हमें पता होना चाहिए कि अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने के लिए क्या मेरे अंदर वो सलाहियतें हैं, क्या मैं इस वक्त बना सकता हूँ, या कोई भी रिलेशनशिप का अगर आता है मेरे पास अप्रोच करने के लिए, मैं डर के मारे जो है अपने कोने में, अपने कंफर्ट जोन पे। एग्जैक्टली। नीलम, ज़रा ये भी बता दें कि जिस तरह हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, कुछ हमने फाइनेंशियली भी धोखों की बात की, तो एक और धोखा जो टेक्निकली लोगों को लगता नहीं है, अगर मैं बात करूँ करप्शन की या स्कैम्स की, झूठ और धोखा यहाँ से आगाज़ होता है और उसके बाद नेशनल एक्सचेकर को यानी कौमी ख़जाने को झटका पहुँचा देते हैं लोग। इसको भी ज़रा एलैबोरेट करें, कितना ख़तरनाक है, अपने मुल्क की जड़ें कमज़ोर कर रहे हैं हम। वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। 100%। देखिए, और इसका जो एक बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है कि मासेस जो है या पब्लिक जो है वो अब उस लेवल के किसी भी प्रॉमिस को यकीन नहीं कर पाती है। वी डोंट बिलीव इट। हमें लगता है कि कोई शख्स कोई भी बात कह रहा है, कोई पॉलिटिकल फिगर, कोई हायर अथॉरिटी कोई भी बात कह रही है, क्योंकि हमारे साथ इतने धोखे हो चुके हैं कि दोबारा ट्रस्ट करने की सलाह जो मोरल करप्शन से शुरू हुई बात और फाइनेंशियल करप्शन तक आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो हमारी ट्रस्ट करने की एबिलिटी है, अगर कोई गवर्नेंस सही बात भी कह रही है, सिंपल आज की कोविड वैक्सीन की बात भी करी है, कोई और चीज़ भी कह रही है, तो हम उसको ट्रस्ट
नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम। आखिर में मैं आपसे बस पूछना चाहूँगी कि इसकी हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं, काउंसलिंग की मदद भी ले सकते हैं? हमें 100% देखें, क्योंकि हमें अगर हम उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते, हमें लगता है कि हमारे पास वो सलाहियत नहीं है जिससे हम रिलेशंस बना सकते हैं और ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल फिक्सिबल है। थैंक यू सो मच नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना अच्छा एक मैसेज दिया, हमें सिखाया। और मैं सिर्फ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी जाते जाते आपसे कि अगर कोई शख्स आपसे धोखा खा ले तो ये कभी ना समझें कि वो कितना बेवकूफ़ था जो इतनी आसानी से धोखा खा गया। ये समझें कि वो आप पे कितना एतबार करता था कि उसने धोखा खा लिया। जी, इसी के साथ ही कल मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। God bless you all.